आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते। सभी का स्वागत है। हेलो, वेलकम दोस्तों। आई होप आप एकदम बढ़िया हैं और एक नया महीना जो है स्टार्ट हो गया है। वैसे जनरली हर महीने की शुरुआत में या एटलीस्ट एंड में तो मैं आपको थोड़ा सा गैप देता हूँ। जैसे प्लस जनरली मैं 27-28 तारीख तक खत्म कर देता हूँ, सो दैट 2-3 दिन आपको और मुझे दोनों को जो है मिल जाए थोड़ा सा आराम करने के, अगले महीने की प्लानिंग करने के। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार आपकी क्लासेस ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कंटिन्यूसली ही चली है, तो ये कुछ खास महसूस नहीं हो रहा कि हाँ कुछ बीच में ब्रेक मिला था। ये ब्रेक जो है आपको जो है मैं 6 तारीख के आसपास दूंगा, कोशिश करके 1-2 दिन का ब्रेक दे दूंगा मैं, ठीक है। 6 तारीख को कबीर का बर्थडे है, तो उस चक्कर में मैंने सोचा कि अभी ब्रेक ना देके आपको ब्रेक जो है 3-4 दिन के बाद दे दूंगा। मैं भी थोड़ा सा उसे टाइम दे पाऊंगा और आपका भी जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कल सुबह आपकी पहली क्लास थी बायोलॉजी की, 31 मार्च 7 AM। वो क्लास एक्चुअली होनी थी 30 मार्च को ही रात 10 बजे, बट किसी टेक्निकल इशू के चक्कर में नहीं हो पाई थी और अब वो क्लास आपकी जो है हो गई है 31 मार्च को, ठीक है। आई होप आप सबने वो जो क्लासेस हैं वो देखी होंगी, वो जो क्लास है वो देखी होगी। आज आपकी जो क्लास है क्लास नंबर 2 है। ये क्लास आपकी आज भी है, कल भी एक क्लास है, परसों भी है। यानी पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों तारीख को आपकी जो है क्लास होगी। 4 को मैं आपकी क्लास नहीं लूंगा एंड बाकी आने वाले समय में जो आपका शेड्यूल चलेगा वो मैं आपको कोशिश करके 3 तारीख तक वहां पर दिखवा दूंगा कि इस पूरे महीने में कौन सी क्लासेस कहाँ पर होने वाली है, ठीक है। चलो, नहीं, बर्थडे 6 तारीख को है, 6 अप्रैल को होता है उसका बर्थडे। अब वो 2023 में 3 साल का हो जाएगा। वो 6 अप्रैल 2020 में हुआ है, कोविड जब शुरू हुआ था ठीक उसके बाद, और अब वो 3 साल का जो है हो जाएगा, ठीक है। आपको इसलिए मैं बताता रहता हूँ बिकॉज आप में से कई सारे लोग जो है पूछते हैं और मेरे को भी लगता है कि यहाँ भी देखिए मेरा एक परिवार है, तो एक अच्छा लगता है डिस्कस करके आप लोगों के साथ कि आपको भी जो है मेरे जीवन की कुछ बातें पता होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं, कोशिश करूंगा। प्रियांशु वादा तो नहीं है बट आई ट्राई। चलो शुरू करते हैं। दिशा, आई ट्राई। अभी के लिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हमने इस कोर्स के अंदर अभी तक डाइजेशन से एसोसिएटेड बातें करी। देखिए, क्या आपने डाइजेशन जितना मैंने पढ़ाया है वो समझ लिया है? आपका स्वागत है सान्या। अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं आपसे 10 सवाल पूछना चाहूंगा। ईमानदारी रखिएगा। देखिए, एक तो ना ईमानदारी बड़ी जरूरी है। मैं आपके साथ रख रहा हूँ, आप मेरे साथ रखेंगे। मान लेते हैं आपको आंसर्स नहीं पता, तो आप क्या करना है, एंड में जब मैं आपसे पूछूंगा ना 10 में से क्या स्कोर आया, अगर आपको पता है ना नहीं पता था तो वो काउंट मत करना, चाहे 5 आए, 2 आए, 0 आए, 10 आए, ईमानदारी वाले बताना, ठीक है। बिकॉज ऑनेस्टी जरूरी है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? अभी सिर्फ डाइजेशन पढ़ा है तो ज्यादा डोमेन मेरे पास भी नहीं है सवाल पूछने का, बट स्टिल हम सवालों से शुरू करते हैं आज की क्लास को। माउथ या बक्कल कैविटी अगर आपने दिया है आंसर तो दोनों आंसर बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पे ये टाइलिन एमिलेज करके एक चीज होती है, टाइलिन एमिलेज। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? स्टमक में, सलाइवा में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपने सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड ऐसा कुछ भी लिखा तो आपका आंसर सही है। तीसरे नंबर पे जो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है वो कौन सा है? लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट हमने देखा था ना, एक सबलिंगुअल था, एक पैरोटिड था और एक और कुछ हुआ करता था, याद करो। सारे नाम मैं बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। पैरोटिड जो है सबसे बड़ा है, इसकी पोजीशन चीक्स के पास होती है, ठीक है। याद है ना, सब मैंडिबुलर हुआ करता था मैंडिबल के नीचे, एक सबलिंगुअल टंग के नीचे। तो इसका आंसर अगर आपने पैरोटिड वाला दिया है तो सही है। चौथे नंबर पे मेरा सवाल है, उसे क्या कहते हैं जिसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, प्रोटीन भी पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, लेकिन फैट अनडाइजेस्टेड होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे बोलस कहा जाता है, इसे काइम कहा जाता है, या फिर इसे क्या कहा जाता है? पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन जो है वो काइम है, याद करो। नोट्स चेक करना आप एक बार, अभी जब मैं आपको कहूंगा आखिरी पेज पे आपने नोट करा, देखो बोलस के अंदर ना कार्बोहाइड्रेट पार्शियली होते हैं, बाकी दोनों अनडाइजेस्टेड होते हैं। बोलस वो है जो ईसोफेगस से होते हुए जाता है, काइम वो है जो इससे अगली स्टेज है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, ऐसी गलतियों का जो है पता लगता है। पांचवें नंबर पे हमारे पास कितने इंसिजर्स होते हैं? ह्यूमन एडल्ट हैज हाउ मेनी इंसिजर्स? दो आंसर गलत है सबका, 8 आंसर सही होगा। रीजन आप सोच के देखिए, मैंने पूछा अ ह्यूमन एडल्ट हैज हाउ मेनी इंसिजर्स, तो आपने वो 2 1 2 3 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, आपका गलत हो गया, है ना। उसके बाद अब मेरा सवाल आपसे, हाउ मेनी कैनाइन से सीजीएल 18 के अंदर का सवाल है, एग्जैक्ट वही से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। 4 आंसर होगा, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स मैं लिखूंगा, उनके पास कौन से टाइप ऑफ टीथ नहीं होते? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर या मोलर? प्रीमोलर नहीं होते। 8वें नंबर पे मेरा सवाल है, एक चीज होती है विजडम टूथ, जिसे हम अक्कल दाढ़ कहते हैं, ये कौन सा टाइप ऑफ टीथ है? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर या मोलर? सागर थोड़ी देर वेट करिए, अगर ठीक नहीं होता तो रिकॉर्डेड देखिए। मोलर, ठीक है, मोलर होगा। 9th नंबर पे मेरा सवाल आपसे है, स्टमक में एक एसिड निकलता है ऑक्जेंटिक सेल से, ठीक है, उसका नाम क्या है? HCl है, बिल्कुल सही। 10वें नंबर पे मेरा सवाल है, HCl से ना हमारे पेट को बचाने में एक लाइनिंग बनती है किसी चीज की, वो क्या चीज है? डैश प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl। म्यूकस। रुगई तो वो फोल्ड्स होते हैं, एक बच्चे ने रुगई करके लिखा है, वो तो फोल्ड्स होते हैं हमारे पेट के। म्यूकस की लाइनिंग जो है वो हमारे पेट को बचाती है। 10 में से अपना स्कोर लिखिए दोस्तों, आप क्या आ रहा है? ठीक है।
आप अपनी परफॉर्मेंस खुद ही देख पा रहे हैं, बेस्ट जज इंसान खुद होता है। आपकी अगर 10 में से कुछ भी कम है 10 में से, तो ऑब्वियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रिवाइज द थिंग्स प्रॉपर्ली। चलो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। क्या आप तैयार हैं? मैंने आपको कल जो है स्टमक के एंड तक का पढ़ा दिया था, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन। रिवीजन कैसे करिए, देखिए वैसे रवि डाउट्स में क्लास के एंड में लेता हूँ, फिर भी आपके सवाल का आंसर दे देता हूँ। मैं अभी समझा दूंगा ऑफिशियल। देखिए क्लास के नोट्स को साथ साथ बनाना है और अगले दिन सुबह उठ के उन्हें रिवाइज करना है एक बार अपने नोट्स से। इतना का अगर आप डेली करते रहेंगे तो काफी रहेगा। 4 नंबर सवाल है। क्या सवाल था? कार्बोहाइड्रेट पार्शियली, प्रोटीन पार्शियली, फैट एंड डाइजेस्ट। ये कल के नोट्स में है आपके, चेक करिए एक बार। ये एग्जैक्ट चीज बेटा नोट्स में है। कल आपने आखिरी वो जो एक मैंने आपको ऐसा करके एक डब्बों वाला बनवाया था, एक डब्बा, फिर आगे गया दूसरा डब्बा, फिर आगे गया तीसरा डब्बा। इस डब्बे के अंदर तीसरे डब्बे के नीचे टाइम लिखा था मैंने, याद करो ठीक है, एक बार चेक करना कल की क्लास की एंड। चलो दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जिसकी कल की क्लास मिस हुई है, आप पापी इंसान है, आपने गलती करी है ना, तो थोड़ा सा आपको प्रायश्चित करना होगा। उस क्लास को आप देख लीजिएगा, इस क्लास के बाद हो सकता है अभी आपको चीजें कम समझ आए। आज मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहूंगा, अगर आप तैयार है तो ठीक है। और वो दिल होगा इंसान का दिल, यानी अगला जो टॉपिक है वो होगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। हम जो है आपके साथ दिल की बात करेंगे और बड़ा मजा आएगा। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, उसके बाद हम ह्यूमन हार्ट की, ब्लड वेसल्स की, एओर्टा, वेंट्रिकल, जितनी चीजें हम जो है एक साथ बैठ के करेंगे, ठीक है। चलो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा है, ये होता है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री किनारा। डाउट्स दोस्तों प्लीज क्वेश्चन टैब में ही भेजिएगा, अच्छा रहेगा। सलमान भाई ने आपको याद होगा करी थी दिल की बात। नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, अख नाल अख तो असी नहीं मिला पाओगे, स्टिल विल ट्राई टू डिस्कस इट नाल नाल बह के, यानी साथ साथ बैठ के। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री किनारा याद रखेंगे। अगर कोई मीटर में पूछे तो 6 मीटर है दोस्तों, और फीट में पूछे तो 20 फीट है, ठीक है। फीट का 20 है आंसर, मीटर का 6 है। और याद रखेंगे डीजे इन द हाउस। स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते ही डीजे इन द हाउस। डी का मतलब है ड्यूडेनम, जे का मतलब है जेजुनम, और आई का मतलब है इलियम। ये सीक्वेंस है किस चीज का? सीक्वेंस इन विच फूड ट्रेवल्स। नहीं ट्रिक नहीं है, कभी कभार देखिए कुछ दिमाग में आ जाता है तो बन जाती है। एक्चुअली अब वो ये है कि कुछ चीजें आ जाती हैं बस दिमाग में। एक गाना है पंजाबी, उसमें मिक्सिंग इन द हाउस करके वो कुछ ऐसा कुछ बोलता है, और बस वहां से मैंने उस गाने को जब सुन रहा था तो मेरे दिमाग में ये चीज आ गई बस। अब एक्चुअल रियलिटी तो देखिए यही है। गाना पंजाबी गाना है एक, पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना। हाँ जस मानक। लास्ट वाला है ILLEUM। ये आपकी टेक्निकली पहली स्लाइड है, जी हाँ। SM अपना डाउट प्लीज आप मुझे क्वेश्चन टैब में भेज दीजिए, और एंड में मैं आपका डाउट लूंगा। चलिए आगे दोस्तों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, थोड़ा सा पीछे चलते हैं पेट की तरफ। देखिए स्टमक की बात करते हैं थोड़ी सी। ये सीक्वेंस ना हमेशा मुझ पे ही छोड़ा करो, कि मैं काफी बार पढ़ा चुका हूं, तो आई नो किस सीक्वेंस में आपके दिमाग पे इंफॉर्मेशन जाएगी। जो हमारा पेट है, आपने कभी नोटिस करा खाना खाने के बाद हल्का सा मोटा हो जाता है? अब इस उम्र में तो आपका हमारा बिना खाना खाए भी वैसे ही रहता है, लेकिन फिर आपने थोड़ा सा नोटिस करा होगा, हल्का सा फर्क तो पड़ता है। कुछ खा लो तो ऐसा लगता है ओहो बढ़िया हो गया, आप 2 गिलास पानी पी के देखो तो लगे हो ज्यादा हो गया कुछ, है ना। अब ऐसा क्यों होता है कि मतलब आप ये एक चीज को सोच के देखिए, अगर हमारा पेट जो है वो ऐसा है, थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ से एसएससी एक बार पूछ चुका है। एसएससी ने यहाँ से रॉन्ग ऑप्शन बनाया है, अभी तक सही आंसर वाला नहीं बनाया। तो जब रॉन्ग ऑप्शन में उसने नाम लिखा तो राइट ऑप्शन में भी पूछ सकता है। देखिए मसला हो गया एक, मसला ये है कि HCl तब निकलेगा जब होगा पेट में फूड। अब कभी कभार क्या होता है हम थोड़ा सा ही खाते हैं। थोड़ा सा कैसे खाते हैं, मान लेते हैं आप क्लास के बीच में थोड़ी सी हमने आलू भुजिया खा ली, 10 वाला ही पैकेट था बस और कुछ है ही नहीं। तो अब इस केस में क्या होगा, भुजिया तो बेचारी यहीं पड़ी है, तो क्या पूरे पेट में जो एसिड है वो थोड़ा सा ही निकलेगा? जी हाँ, थोड़ा सा एसिड हो सकता है इसके पास पहुंच ही ना पाए। कभी कभार हम क्या करते हैं, बहुत सारा खा लेते हैं। जैसे मैंने आलू टिक्का खाया, दाल खाई है ना, और मैंने रोटी खाई है, तो उस केस में क्या होगा, एसिड ज्यादा निकलेगा क्योंकि ज्यादा डाइजेशन है। अब हमारा पेट परेशान है इस चीज को लेके, तो ये क्या करता है ना, इसके अंदर फोल्ड्स होते हैं कुछ हमारे पेट के अंदर। वो फोल्ड्स कुछ ऐसे हैं कि जैसे चद्दर होती है, चद्दर खोलोगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, जब फोल्ड करोगे तो थोड़ी सी हो जाएगी। कुछ वैसे से फोल्ड्स होते हैं इसके अंदर, और ऐसा मान लीजिए आप कुछ, अभी मैं आपको और भी फोटोज दिखाऊंगा आप समझ जाएंगे। यानी वो जो पेट के अंदर फोल्ड्स होते हैं ना, उनका काम होता है जो एसिड हमारे पेट में निकला है वो सही खाने तक पहुंच पाए। तो जो स्टमक के अंदर लेयर्स होती हैं, या फोल्ड्स बोलूंगा उन्हें, फोल्ड्स
ऑफ स्टमक, ये डायग्राम वगैरह नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा, इन्हें बोलते हैं रुगई, RUGAE। ये एसएससी का सवाल बन चुका है, रॉन्ग ऑप्शन में लिखा हुआ था बट पता होना चाहिए। समझे आप मेरी बातों को? रुकिए जरा, और कुछ बढ़िया बातें आपको बताता हूँ। RUGAE, फोल्ड्स ऑफ स्टमक आर नोन एज क्या, ऐसे करके पूछेगा, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए वही वाली कल वाली पकाऊ PDF मैंने अपलोड की है, और इसमें अगर आप आगे चलोगे तो आप यहाँ पर देखोगे आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं नाम भी होना चाहिए, इसमें शायद नहीं है, इसमें होना चाहिए, ओके इसमें भी नहीं है, ऐड करा है तो नाम तो होगा जरूर, है इसमें, दूसरे में है क्या, फंडस बॉडी, हाँ ये रहा गई। ठीक है, समझ पा रहे हैं फोल्ड्स क्या है? मजेदार फोटो तो नहीं है दोस्तों, बट आई होप थोड़ा थोड़ा काम बन पा रहा होगा। एक बैलून के जैसे इमेजिन कर लो, कभी वो छोटा है तो हल्का फोल्ड हो गया है, कभी वो एक्सपैंड हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, स्टमक जो है वो किससे कनेक्टेड होता है? स्टमक इज कनेक्टेड, इनका काम है जब खाना कम है तो सिकुड़ जाना खुशी, जब खाना ज्यादा है तो फैल जाना, जिससे कि जो पेट के अंदर का डाइजेशन है वो एकदम अच्छा रहे। ड्यूडेनम, ये पता होना चाहिए, समझ गए ना? स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन से पोर्शन से कनेक्टेड होता है हमारा पेट? तो ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है। और याद रखेंगे ग्लैंड्स दैट आर कनेक्टेड विद ड्यूडेनम, इनका आंसर होगा आपका लीवर एंड पैनक्रियस। याद रखना, लीवर पैनक्रियस पेट से जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े होते हैं। पहली बात, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पोर्शन से जुड़े होते हैं? ड्यूडेनम से जुड़े होते हैं, नोट कीजिए। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, स्लाइड दिखा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक मिनट, शायद आप देख पा रहे होंगे ड्यूडेनम, ये शुरुआत वाला पोर्शन है ड्यूडेनम, ये वाला, और यहीं से जो लीवर वगैरह है वो इससे जुड़े होते हैं। नोट कर लीजिए, पेपर का सवाल है वाला। स्पेलिंग अगर मैं कहीं गलत लिखूं तो काम चला लीजिएगा, वैसे स्पेलिंग मैंने ड्यूडेनम की दोनों जगह गलत ही लिखे, DUO होना चाहिए कायदे से, सही कर देता हूँ। वो भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसकी स्पेलिंग में। ठीक है, हाँ ओके, Asha, I'll do that maybe after the class. Actually, I generally upload the PDFs after the topic is over. So because in the last class the topic was kind of incomplete, so that's why I did not upload it. I'll maybe upload it today after the class or tomorrow morning. Okay. TGI, ठीक है, समझ गए? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये आप समझ गए। ग्लैंड्स दैट आर कनेक्टेड विद ड्यूडेनम, ये दोनों हैं। चलिए आगे। अब एक छोटी सी पर्ची बना देता हूं आपके लिए, जहां से लीवर के सारे सवाल बन जाएंगे। यस ब्रूस, बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं। लीवर एसोसिएटेड जितनी बातें हैं वो सारी एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, इसकी स्टडी को जो है हम हिपैटोलॉजी बोलते हैं, हिपैटोलॉजी। अब इसमें हिपैटोलॉजी में HAE भी आ जाता है, HE भी आ जाता है, इट डज नॉट मैटर। इसके जो सेल्स हैं उन्हें बोला जाता है हिपैटिक सेल्स। यहाँ पर भी सेम है, HAEPA भी चल सकता है, HEPA भी चल सकता है। इसका जो वेट है, टेक्निकली मास है ये, बट बायोलॉजी वाली किताबें इन बातों को जानती नहीं है। वेट तो न्यूटन में नापा जाता है दोस्तों, बट क्या कर सकते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। 1.5। लीवर में सूजन आ जाना मनोज आमतौर पर हेपेटाइटिस कहलाता है, मतलब जब लीवर एसोसिएटेड दिक्कत हो गई तो वो हेपेटाइटिस है। लार्जेस्ट ग्लैंड अगर आपसे कोई पूछता है तो उसका आंसर लीवर रहेगा, जिंदगी भर, मरते दम तक, और अगले जन्म में इंसान बन के एसएससी दिया तब भी। और अगर आपसे कोई कहे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो ऑप्शन में लीवर जरूर दिखाएगा, लेकिन आपको स्किन पे टिक करना है। हमारी जो स्किन है 4.5 किलो की होती है ऑन एन एवरेज, नॉर्मल एडल्ट की है जिसका वजन 68 kg होता है। हो सकता है ये किसी की 20 भी हो, किसी की 3 भी हो, किसी की 50 भी हो, उनकी बातें नहीं हो रही है, ऑन एन एवरेज बात सारी की सारी चलती है। ठीक है, लीवर इज नोन एज केमिकल, अभी बताता हूँ, योद्धा, फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। पेपर एसोसिएटेड बातें करी जा रही है, सटीक बातें। यस प्रीति, जनरली यस। वजन ऑब्वियसली कम होगा प्रीति, जैसे कि इन्फेंट होता है, न्यूबॉर्न बेबी का जो वजन है करीब 3 kg होता है, तो ऑब्वियसली इसी उसी प्रोपोर्शन में डाउन चला जाएगा, बट फिर भी स्टिल स्किन इज हेवियर देन द लीवर इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस।
जब भी हम बातें करते हैं बायोलॉजी में तो हम ऑन एन एवरेज एक एडल्ट की बात करते हैं। एक्चुअली सबका केस अलग अलग होता है, किसी का वजन 80 भी होता है, किसी का 120 भी होता है, किसी का 50 भी होता है। एज और जेंडर बहुत सारे फैक्टर्स पे चीजें डिपेंड करती है, तो हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया है दोस्तों। अरे सागर, इधर तो वैसे सब ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लीवर हैज हाईएस्ट रीजेनरेटिव रीजेनरेटिव कैपेसिटी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, लीवर माना जाता है अगर एक चौथाई भी बचे तो भी जो है लीवर वापस ठीक हो जाता है। लार्जेस्ट ही बोलते हैं मनीष, लार्जेस्ट ही बोला जाता है, लॉन्गेस्ट नहीं, ठीक है। और एल्कोहलिक पर्सन के केस में क्या होता है, एल्कोहलिक पर्सन का लीवर, किडनी, ये सब जो है डैमेज हो जाता है। ठीक है, एक सजेशन है दोस्तों, सिर्फ एक सजेशन, माने ना माने आपके ऊपर। आईपीएल से बच के रहिए, उसका रीजन भी मैं आपको देता हूँ। इंडिया वर्सेस नहीं है सब कुछ, ये साफ बात है, ये बस एक बिजनेस है ना। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, इतनी इकोनॉमिक्स आप जानते होंगे। उन्हें पैसे कमाने हैं इसलिए वो मैचेस हो रहे हैं, उनमें कौन जीता इट डज नॉट मैटर, ट्रस्ट मी इट डज नॉट मैटर। चाहे धोनी जीते, चाहे कोहली जीते, चाहे युवराज जी जीते, मुझे ये भी नहीं पता, शायद युवराज जी नहीं खेलते हैं, मतलब जो पॉइंट मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, ये इट डज नॉट मैटर। सिर्फ जो है आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि होगा क्या ना, वो तो सब पैसे कमा के छाप के चले जाएंगे करोड़ों रुपए, और आप जो है अपने जीवन में 1 साल पीछे हो जाएंगे। आगे चलते हैं, चले दोस्तों आगे। अब लीवर से एसोसिएटेड कुछ और बातें, एक्चुअली पैनक्रियास से एसोसिएटेड कुछ बातें बता रहा हूँ। एक चीज होती है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज आप सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लूकोज पे एक चीज काम करती है जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन, और उससे बनता है ग्लाइकोजन। ध्यान से सुन लीजिएगा, और ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लीवर। ध्यान से सुन लीजिएगा, वरना दूसरे की जीत पे ताली बजाते रह जाएंगे। कभी अपनी जीत पे भी ताली सुनने का मन हो तो सब कुछ छोड़ के पढ़ लीजिएगा। अभी के लिए नोट कर लीजिए मनीष, इसे समझाऊंगा मैं अभी, चिंता ना करें, समझाऊंगा, चिंता ना करें। इंसुलिन हार्मोन है, यस रुपेश, अगेन सेइंग समझाऊंगा, चिंता मत करो। देखिए, सबसे पहले योद्धा का एक सवाल था, बढ़िया सवाल है, वो ये था कि ग्लैंड होता क्या है। देखिए, ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन ऑफ द बॉडी होता है जहां से कुछ सीक्रेशन होते हैं, जहां से कुछ सीक्रेट होता है। थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि कंप्लीट कोर्स है तो चीजें पता होनी चाहिए। अब एक शब्द होता है सीक्रेट, एक शब्द होता है एक्सक्रीट, दोनों में क्या फर्क है। सीक्रेट में भी कुछ निकलता है, एक्सक्रीट में भी कुछ निकलता है। एक्सक्रीट उसके लिए यूज करा जाता है जो बॉडी के लिए वेस्ट होता है, और सीक्रेट उसके लिए इस्तेमाल करा जाता है जो यूजफुल होता है। सिर्फ इतना सही फर्क है। यानी जब मैं बोलूंगा हॉर्मोन्स निकल रहे हैं तो मैं बोलूंगा सीक्रेट हो रहा है। अगर मैं बोलूंगा कि मान लेते हैं स्वेट है तो स्वेट एक्सक्रीट हो रहा है हमारी स्क्रीन से, बिकॉज इट इज नॉट यूजफुल फॉर अस, है ना, हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है। अब आई नो आप कहेंगे कि अरे सर, स्वेट से तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। मुझे भी पता है, जो मुद्दे की बात है उसे समझने की कोशिश करना। सीक्रेशन यूजफुल चीजों का होता है, जो हमारी बॉडी में मदद देती है। एक्सक्रीशन ऐसी चीजों का होता है जिसकी बॉडी को अब नीड नहीं है, ठीक है। तो ग्लैंड दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, एक होते हैं एंडोक्राइन। एक होते हैं एक्सोक्राइन, एक होते हैं एंडोक्राइन। इन्हें डिटेल में तो आगे चल के समझाऊंगा, अभी के लिए बस ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ। एक्सो और एंडो, याद रखेंगे एक चीज होती है एंजाइम। अब आप ध्यान से देखो, एक्स के बाद ही वाई और जेड आता है ना, जो कि एंजाइम में आपको देखने को मिल रहा है। तो एक्सोक्राइन वो होते हैं जिनसे एंजाइम्स निकलते हैं, जो कि हमारी बॉडी में डाइजेशन में मदद करते हैं। और भी काम होते हैं, बट मेनली डाइजेशन वाला काम होता है। एंडोक्राइन वो होते हैं जहां से हॉर्मोन्स निकलते हैं, और ये हमारी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग को जो है कंट्रोल करता है। मैंने एक पेज पे आपको ग्लैंड के पूरे शॉर्ट में नोट्स अभी के लिए बनवा दी है। गुड इवनिंग, ठीक है। मेरा जो योद्धा का सवाल था वो ये था, ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन होता है जहां से कुछ सीक्रेट होता है। अब अगर वो ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो उससे एंजाइम निकलते होंगे जो कि हमारे डाइजेशन में, पाचन तंत्र में मदद करते होंगे। अगर वो ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है तो उससे हॉर्मोन्स निकलते होंगे जो कि हमारी बॉडी को फंक्शन करने में मदद देते हैं, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन कौन कौन से ग्लैंड से निकलते हैं, सही समय आने पर आपको सब बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वापस आ जाते हैं अपने पेज पे। थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी आप लोग लिखिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लास ऑलमोस्ट 2 घंटे चलेगी अंशिका, बाकी उस 2 घंटे क्लास में कुछ पोर्शन डाउट्स का और कुछ पोर्शन जो है आपका पढ़ा। क्लास ब्रेक कहाँ पे होती है।
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अभी हम वापस लीवर के पास आ जाते हैं। देखिए, जो हमारा लीवर है ना, इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस। बाइल जूस। सोनू, अभी के लिए आपको सिर्फ 2 ही एजुकेटर्स हमारी टीम की तरफ से पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैंने पढ़ाया है बट वो रिकॉर्डेड कोर्सेज में है, तो लाइव अभी आपको कोई भी मैथ्स नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, और ठीक है अदिति। प्रोड्यूसेस बाइल जूस, जिसको गॉल कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब ये गॉल जो होता है या जो बाइल जूस होता है, इट इज ग्रीनिश टू येलोइश टू ब्राउनिश इन कलर। सर ये क्या बात हुई? बॉडी फंक्शन क्यों लिखे सपना, आपको आगे चल के खुद ही समझ में आ जाएगा। आप अभी उसको स्टार बना दीजिए, जब कोर्स खत्म होगा तब तक ना समझ आया तो आप पूछ लीजिएगा। एक्चुअली वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं नर्वस सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा। ग्रीनिश से येलोइश से ब्राउनिश होता है, याद रखेंगे। अब गॉल, अब ये बाइल के बारे में ना एक बार बड़े अच्छे से ध्यान रखना, बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। अगर कोई कहे प्रोड्यूस्ड बाय, तो आंसर देना लीवर, और कोई कहे ना स्टोर्ड इन, तो आंसर देना गॉल ब्लैडर। दोनों अलग अलग सवाल है, लेकिन दोनों के ही सवालों में दोनों ऑप्शन होंगे। प्रोड्यूस में भी दोनों ऑप्शन देता है, स्टोर में भी दोनों ऑप्शन देता है। ये कुछ ऐसा है कि लीवर तो फैक्ट्री है, बैडली नहीं लिखा है सपना, मैंने बॉडी फंक्शन लिखा है। ठीक है, स्टोर का मतलब है स्टोर का मतलब है गोदाम। जैसे मान लेते हैं मेरी फैक्ट्री में चम्मच बनते हैं, मान लो मेरी बर्तनों की फैक्ट्री है, तो वो चम्मच तो लगातार बनते रहेंगे, तो उस फैक्ट्री का नाम मैं लीवर कहता हूँ। लेकिन एक मैंने गोडाउन बना रखा है कि मान लेते हैं अभी चम्मच नहीं बिके, ठीक है, 4 दिन के बाद बिकेंगे, तो 4 दिन मैंने वो जो चम्मच के कट्टे हैं 50-50 किलो के, वो उठवा के मैंने गोदाम में रख दिए। जब जरूरत होगी तो वहां से ही मैं भेज दूंगा। उस गोदाम को जो है गॉल ब्लैडर बोला जाएगा। ठीक है, अगर गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाएगा तो आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। आपने सुना होगा कई बार क्या होता है, किसी का पित्त की थैली रिमूव करते हैं, पित्ताशय उसे बोलते हैं, तो उस केस में डाइजेशन स्लो हो जाता है। यानी अब क्योंकि एक्सेस गॉल नहीं है, तो जितना लीवर बना पाएगा उतना ही मिल पाएगा। तो उन्हें कहते हैं कि आप छोटी छोटी मील्स को लीजिए। अपेंडिक्स अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। छोटी छोटी मील्स को लीजिए, थोड़ा सा वॉक पे ज़्यादा जाइए, जिससे कि डाइजेशन में थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें आसान रहे। ठीक है, अब ये ग्रीनिश टू येलोइश टू ब्राउनिश को थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दिव्यांश, आपका सवाल उससे ही सॉल्व हो जाएगा। बाइल जूस एक ऐसा जूस है रुपेश, जो कि लीवर से निकलता है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर बाइल जो है, अगर वो ग्रीन कलर का है, तो कोई केमिकल होगा, इज ड्यू टू, आप आंसर देंगे बिली वर्डन, याद रखेंगे। ठीक है, और अगर वो येलो कलर का है, येलो कलर इज ड्यू टू, तो आप आंसर देंगे बिल रूबिन। ये बिल रूबिन वाला एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिली वर्डन वाला अभी तक नहीं आया है। अब अगर मान लेते हैं कोई आपसे कहता है कि ब्राउन क्यों हो जाता है, तो ब्राउन तब बनेगा जब येलो और ग्रीन मिक्स होगा, यानी जब दोनों के दोनों आपको देखने को मिलेंगे तो ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है बाइल का फंक्शन क्या है? इतनी देर से हम बाइल बाइल की बात कर रहे हैं, क्या काम है इसका? इसका मेन काम है ब्रेक डाउन ऑफ फैट। जो हमने फैट खाया था, याद है, वो हमारे पेट में जो है, जब काइम बना था तो काइम में फैट अनडाइजेस्टेड था, क्योंकि वो लीवर में जाके डाइजेस्ट होना है। क्योंकि वो लीवर में जाके डाइजेस्ट वो सॉरी माफी चाहूंगा, क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होना है, क्योंकि लीवर ने वहां पर बाइल फेंका है। अगर लीवर स्टमक में ही बाइल को फेंक देता तो बढ़िया रहता, हमारे पेट में फैट भी डाइजेस्ट हो जाता। बट क्योंकि लीवर ने बाइल डाला है ड्यूडेनम वाले हिस्से में, तो जब वो काइम ड्यूडेनम में पहुंचेगा तब जाके वो डाइजेस्ट होगा। आई होप आप बातों को समझ पा रहे हैं मेरी, है ना? यानी मैं कह सकता हूँ कि जब फैट जो है उस पर बाइल जूस काम करेगा, तो ये फैटी एसिड्स बन जाएंगे। यानी जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं फैट के, जो हमने खाए थे, वो छोटे 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 हिस्सों में टूट जाएंगे। मैं रिपीट कर दूंगा, चिंता मत करना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ फैट बाय द एक्शन ऑफ लीवर को कहा जाता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ऑफ फैट मैं आपको समझाता हूँ, आप नोट साथ साथ बनाते रहिए और सुनते रहिए। ये जो प्रोसेस है, इसे एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहा जाता है। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारे खाने में मेनली 3 चीजें हैं, ठीक है, जिसमें पहली चीज जो है कार्बोहाइड्रेट, दूसरी है प्रोटीन, तीसरी है फैट। हमने जब खाना खाया था तो सलाइवा ने प्रोटीन, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, उसे डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था हमारे माउथ के अंदर। ठीक है, अब ये थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होने लग गया है। दूसरे नंबर पे जब हमारे पेट में ये चीजें पहुंची, तो हमारे पेट में निकला HCl, जिस HCl ने पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके रेनिन को एक्टिवेट करा। रेनिन पेप्सिन दोनों एक्टिवेटेड फॉर्म बन गए और उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये 2 चीजें ऐसी हैं जो डाइजेस्ट हो गई है, लेकिन काफी बचा हुआ है। अब ये जो मटेरियल है पहुंच चुका है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे आ गया लीवर से निकलने वाला बाइल, और इस बाइल ने वहां जो फैट था उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना स्टार्ट कर दिया। इस प्रोसेस को कहा गया एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या आप तीनों बातों को समझ पाए हैं? अब ये तीनों ही जो है पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म में पहुंच चुके हैं।
देखिए, मैं जानता हूँ ये सब थोड़ा-सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, बट ये पढ़ना ही पड़ेगा। आप सोचिए कि मैं इसे थोड़ा जो है हल्का लेवल पढ़ाऊँ, तो वो मुझे लगता है गलत बात होगी मेरे पार्ट में, ठीक है? थोड़ा स्लो, ठीक है राधा। गॉल ब्लैडर से कहाँ एक्चुअली रुपेश क्या है, एक डक्ट होता है, एक पाइप होती है, जिससे वो जूस निकलता है। तो वो हो सकता है कि सीधा गॉल ब्लैडर से निकलते हुए आ रहा हो, है ना? लेकिन फिर भी हम उसे लीवर ही कहते हैं, बिकॉज़ लीवर में बाइल बनता है। ठीक है, थोड़ा स्लो बोलूँगा, ठीक है, चिंता मत करो। कहीं पर भी आपको लगे स्पीड बढ़ानी है, घटानी है, ऐसा-वैसा, तो आप मुझे बता सकते हैं। रिपीट करता हूँ, ठीक है। एक काम करें, टॉपिक जब पूरा होगा तो आज की क्लास रिवाइज़ करा दूँ बीच में? बताओ, ये तो चलेगा? यानी जब ये टॉपिक पूरा होगा तो आज की क्लास में आपको रिवाइज़ करा दूँगा, फेयर है ना? आई सपोज़ ये सही रहेगा, क्योंकि अभी ना चीज़ें बची हैं। अभी सब पार्शियली डाइजेस्टेड वाली बात है। अभी के लिए विश्वास कर लो, सही समय आएगा रिवाइज़ करा दूँगा। चलो, श्रेया, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये जो बाइल है, ये ड्यूडेनम में आता है। अच्छा, विजय एसएससी सीजीएल का नोटिफ़िकेशन आ गया, बहुत बढ़िया। आज एक्सपेक्टेड था वैसे, चलो अच्छी बात है। चलो, स्टडी चिंता ना करें बेटा। अब अभी थोड़ा-सा हम आगे चलते हैं, आपसे बात कर लेते हैं पैनक्रियाज़ की। क्या आप तैयार हैं? अभी के लिए आप इधर फ़ोकस कीजिए, आपस में बातें मत करिए, क्योंकि अभी कहानी बची है। अभी हम पैनक्रियाज़ के बारे में बात करने वाले हैं और थोड़ा-सा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? फैटी एसिड नहीं समझे, अभी के लिए निशा बस हम ये समझ लेते हैं, बड़े-बड़े फैट के पार्टिकल छोटे-छोटे फैट के पार्टिकल के अंदर बदल चुके हैं। रितेश, बिल्कुल कर दूँगा जब सही समय होगा। अभी के लिए आप अपनी कॉपी में लिखिए पैनक्रियाज़। ये टॉपिक तब खत्म होगा जब आपको पूरे तरीके से समझ आ जाएगा। आई सपोज़ ये लाइन सुन के थोड़ा आपको सुकून मिला होगा। अभी के लिए आप फ़ोकस करें। पैनक्रियाज़, इट वाज़ डिस्कवर्ड बाय लैंगर, डिस्कवर्ड बाय लैंगर, ठीक है? ये लैंगर हेंस भी कहते हैं इन्हें, लैंगर हेंस। और ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड का मतलब इसके अंदर 2 तरीके का नेचर है, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। आपको अब ऑलरेडी पता है कि एंडोक्राइन का मतलब कि इससे हार्मोन भी निकलते हैं और एक्सोक्राइन का मतलब इससे एंजाइम्स भी निकलते हैं। अब ज़िंदगी में बड़े दुःख हैं, बट एक दुःख ये भी है कि अगर इसके पास दोनों चीज़ें हैं ना, तो अपने को दोनों ही पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। अपने पास कोई रास्ता नहीं है अब जीवन में, अपने को दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। यानी मैं एक-एक करके आपको पढ़ाऊँगा, पहले एंडोक्राइन नेचर पढ़ाऊँगा, फिर एक्सोक्राइन नेचर पढ़ाऊँगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है? अब ये ध्यान रखना, जो पैनक्रियास है ना, इज़ मेनली एक्सोक्राइन, यानी अधिकतर जो इसका पोर्शन है वो एक्सोक्राइन नेचर का है, थोड़ा-सा पोर्शन एंडोक्राइन नेचर का है। तो पेपर में ध्यान रखिएगा, अगर आपसे वो पूछता है कि पैनक्रियास एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है, बोथ है या फिर नन है, तो आप आंसर बोथ देंगे। ये मत कराना कि आपने जो है सिर्फ एक्सोक्राइन पे टिक कर दिया, क्योंकि वो दोनों है। अगर आपको वो मेनली करके पूछ ले, तो उस केस में आप एक्सोक्राइन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है? आगे चलें। जैसे आप मेनली सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, साथ में आप एमटीएस की भी तैयारी कर रहे हैं। जस्ट एन एग्जांपल, मेनली आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ एंडोक्राइन नेचर ऑफ पैनक्रियास। यानी सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन-कौन से हार्मोन्स जो है निकलते हैं पैनक्रियास से। शायद आप में से कई सारों को लग रहा होगा कि सर ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं इतना डिटेल में, हमें तो बस आधे घंटे में तो हम खत्म कर देते हैं पूरी बायोलॉजी। लेकिन ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब एसएससी आपसे ये सब डेटा की डिमांड करता है। ऊपर-ऊपर से पढ़ने का समय जा चुका है, डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अब जिन सेल्स से हार्मोन्स निकलते हैं उन्हें बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सेल्स दैट सीक्रेट हार्मोन्स, इन्हें एक साथ बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है? और कौन-कौन से निकलते हैं? सबसे पहले इंसुलिन, ये निकलता है सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स, और ये 80% होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। समझ पा रहे हैं ना? यानी मेनली जो है इंसुलिन ही निकलता है, तभी हम अधिकतर बार इंसुलिन वगैरह ही सुनते हैं, क्योंकि इसका काम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका काम होता है कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। आइलेट्स का मतलब होता है माधव छोटे-छोटे टापू। एक्चुअली ये देखने में छोटे-छोटे दानेदार जैसा दिखता है, इसलिए इसे आइलेट्स नाम दिया गया। ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ये आपको पता ही है ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होती है, स्टोर्ड इन लीवर। और ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। और ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज।
नहीं, अलग से नोट्स नहीं बनाने होंगे अपेक्षा, आप उसी को अपडेट कर सकते चाहे तो। यस अभिजीत, वैभव अभी पूरा समझाऊंगा, अभी सिर्फ लिखा है ब्रैकेट में क्या लिखा है, 80% ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। पॉलीमर मतलब समझाता हूँ। आपने बूंदी खाई है कभी? मुझे विश्वास है आपने खाई होगी, और बूंदी का लड्डू भी खाया होगा। तो बूंदी के लड्डू को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी बूंदी है। अब ये पूरा बूंदी का जो लड्डू है पॉलीमर है। पॉली का मतलब मैनी, और हर एक जो इसका पार्टिकल है वो इसका मोनोमर है। जैसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि पॉलीथीन जो है वो पॉलीमर है, और इथीन जो है वो उसका मोनोमर है। ये सब आप पढ़ते हैं ना। तो ग्लाइकोजन एक्चुअली ग्लूकोज को मिलाकर बनता है। ठीक है। आइलेट्स जो है वो बस एक नाम है, छोटे छोटे टापुओं को आइलेट्स कहते हैं। मैं आपको इस पेज को समझाता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखिए, आप इसे पहले नोट कीजिए, अगले पेज पे समझाऊंगा, चिंता ना करें। नोट कर लिया? चले आगे। चलो देखिए, मान लेते हैं हमारा पैनक्रियास जो है कुछ इतना बड़ा है। देखिए इतना बड़ा पैनक्रियास है हमारे पास, काफी बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि सिर्फ इतना सा पोर्शन ऐसा है जो कि एंडोक्राइन है, बाकी पूरा एक्सोक्राइन मैं आपको बता चुका ना एक बार। अब अगर आप इस पोर्शन को ध्यान से देखो और मैं इसे यहाँ पर बनाऊं आपके लिए, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पूरा पोर्शन है इसके अंदर भी 80% इज बीटा सेल, और इसके अंदर जो 10% है वो अभी अल्फा सेल, वो आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। कुछ इस तरीके की कहानी आप समझ गए। जैसे मेरे पास माउस है, इस माउस में अधिकतर पोर्शन एक्सोक्राइन है, लेकिन इसके अंदर जो छोटा सा पोर्शन एंडोक्राइन है, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि सबसे ज्यादा बीटा सेल्स पाए जाते हैं। इंसुलिन के बारे में मैंने आपको बता दिया, वे काम क्या करता है। अभी अभी मैंने खाना खाया, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आलू टिक्का खाया है, साथ में मैंने दाल खाई है और मैंने रोटी खाई है। अब ये तो लॉट ऑफ एनर्जी हो गई। मेरे को 2 घंटे अभी क्लास लेनी है, तो इसका मतलब मेरी बॉडी को धीरे धीरे एनर्जी चाहिए। अब सोचो कि एक इंसान ने जितना खाना खाया, उसके पास उतनी एनर्जी आ जाए एक साथ, तो वो तो उड़ने लगेगा घर में, दीवारें तोड़ देगा वो तो, गली में भागने लगेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एनर्जी हो गई ना वो तो उसके पास। तो उसकी बॉडी में अगर इतनी सारी एनर्जी आई है तो उसे उसे धीरे धीरे यूज करना है, क्योंकि अगर वो उसे स्पीड में खर्च कर देगा तो 5 मिनट के बाद गली में पड़ा होगा बेहोश होकर कहीं, क्योंकि एनर्जी तो खत्म हो चुकी है ना। समझ पा रहे हैं? तो क्या होगा, ये हमारी बॉडी में जो हमने खाया है वो सारा ग्लूकोज बन गया। अब वो ग्लूकोज मान लेते हैं 100 पार्टिकल बने ग्लूकोज के, लेकिन हमें पता है कि हमारी बॉडी को हर घंटे में जो है 20 ग्लूकोज के पार्टिकल चाहिए। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, बाकी 80 को लीवर के अंदर स्टोर कर देगी ग्लाइकोजन के फॉर्म में, कि अभी नहीं चाहिए। उसके बाद क्या होगा, 1 घंटे के बाद जब जरूरत होगी तो 20 मंगवा लेगी, फिर 1 घंटे के बाद जरूरत होगी तो 20 मंगवा लेगी, फिर 1 घंटे के बाद 20 मंगवा लेगी। जब आखिरी के 20 बजेंगे उस समय हमें कहेंगे अरे जरा देख लेते कुछ, कल के वो पुलाव पड़े हैं, दही भी फ्रिज में है देखो कोने में जरा, और श्रीखंड भी पड़ा हुआ है देखो, या फिर एक काम कर लो जरा, वो जो देखो रियल जूस पड़ा है वहाँ सामने वो पी लो। यानी हमारी बॉडी हमें पुश करेगी कि अरे कोई बात नहीं, वो दाल ही खा ले, थोड़ी सी सीली हुई है तो क्या हो गया, खा ले बेटा। यानी हमारी बॉडी हमें पुश करेगी कुछ ना कुछ खा लो, जिससे और ग्लूकोज बन जाए और ग्लाइकोजन बन जाए और हमारा काम जो है चल जाए। आई होप आप पूरा पॉइंट समझ पा रहे हैं। नहीं दीक्षा, ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ ग्लाइकोजन। मोनोमर वो होता है जिसे मिला के दूसरी चीज बनती है। ठीक है। आपको इंसुलिन का काम समझ आया। इंसुलिन क्या करता है, फ्री ग्लूकोज, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये वापस भी तो आना चाहिए ना। अब ग्लाइकोजन वापस भी आएगा, वो कैसे आएगा, वो काम करता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ये निकलता है कहाँ से, फ्रॉम अल्फा सेल्स। अब ऑब्वियसली अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ही है, वो बार बार नहीं लिख रहा। ये 10% ऑफ आइलेट्स है। और ग्लूकागॉन एक हार्मोन है जो क्या करता है, ग्लाइकोजन को बदल देता है वापस ग्लूकोज में। तो क्या ये आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज जाएगा तो ग्लूकागॉन काम करेगा, जो कि निकलता है अल्फा सेल से। और अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जाना है तो ये इंसुलिन काम करेगा बीटा सेल से। ग्लाइकोजन सपना मोनोमर नहीं है, ग्लाइकोजन पॉलीमर है ग्लूकोज का। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। हम कह सकते हैं इंसुलिन कंट्रोल्स, लिमिट्स, रिड्यूसेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, और हम कह सकते हैं ग्लूकागॉन इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। आप लोग पता है गलती कर रहे हैं, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, वो आपकी गलती है।
पता है क्यों? जैसे महनाज ने कमेंट किया आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस बता दो। विधान ने लिखा अल्फा बीटा क्या है। जब मैंने आपको एक बात कही है कि क्लास तब खत्म होगी जब आपको समझ आ जाएगा, और मैं आपको एक बार अभी पूरा पोर्शन दोबारा बताऊंगा, तो आप वेट करो, बिकॉज देखो क्या है ना, जब आप टाइप करते हो तो आपको फोकस हटता है। अब आप अपने मन से पूछ के देखो, आपने वो लाइन लिखी तो अब आपका ये पेज भी ब्लैंक हो गया, तो वो चेन रिएक्शन चालू हो जाएगी जो कि आपको नुकसान दे देगी थोड़ा सा। तो वेट करें, आपको कहीं पर डाउट आ रहा है आप अपनी कॉपी के कोने में लिख ले कि ये तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा, बिल्कुल मैं जाने ही नहीं दूंगा सर को, बिल्कुल लिख लो, लेकिन फोकस अपना बनाए रखो। मैं अभी क्या करूंगा ना, पहले 5 चीजें, 4-5 चीजें लिखूंगा आपके सामने, 5 चीजें लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको पूरा पैनक्रियास दोबारा बताऊंगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है? अभी तो एंजाइम्स वगैरह भी लिखने, इतनी जल्दी क्यों घबरा गए? अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जो घबराने के लिए बचा है। अभी तो एवरीवन इज अ ठग टिल द रियल ठग अराइव्स। अभी तो आगे देखो कंटेंट क्या है, अभी तो बच्चों वाली बातें हैं ये। आगे चलते हैं, सिखा के भेजूंगा, चिंता मत करो, घबराओ मत, विश्वास करो। विश्वास से आए हो ना कोर्स में, विश्वास करो। जल्दी जल्दी नोट कीजिए प्लीज। और ये अप्रैल फूल नहीं है, विश्वास कर सकते हो। सोमैटो स्ट्रेटेजी और फ्रॉम डेल्टा सेल्स 3% टू 10%। अभी एक बच्चे ने ऊपर 15% लिखा था, आप जो लिख रहे हैं वो भी सही है, जो मैं लिख रहा हूँ वो भी सही है। पता है क्यों? क्योंकि ये ना बॉडी टू बॉडी बेटा डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर बहुत बड़ी रेंज मैंने लिख दी 3% टू 10%, ऐसे में यहाँ पर भी 10% टू 15% लिख सकते हो। परसेंटेज कोई नहीं पूछने वाला आपसे पेपर में, ये सिर्फ आइडिया देने के लिए आपको लिखी जा रही है कि हाँ भी सबसे ज्यादा बीटा सेल्स होते हैं। इसका क्या काम होता है? रेगुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ अदर हॉर्मोन्स ऑफ पैनक्रियास। इसका काम ये है बस देखना कि बाकी सब बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा। चौथे नंबर पे है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ये 1% के आसपास होता है अराउंड। ये निकलता है फ्रॉम गामा सेल्स। ठीक है सर ना, अभी वेट कीजिए। रेगुलेट्स एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सीक्रेशंस ऑफ पैनक्रियास। नोट कीजिए, अभी समझा दूंगा, चिंता मत करना। यस अब्दुल। देखिए, पहली बात तो ये जो हम डिफरेंशिएट यहाँ पे कर रहे हैं ये पाप के बराबर है, क्योंकि पैनक्रियास एक ऑर्गन है जो कि मिलकर काम कर रहा है। तो ये हम बस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एसएससी पूछता है। कुदरत ने सबको मिलाकर काम करने वाला बनाया है। जैसे हम आगे चल के पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे कि वो ये कर देगा, वो कर देगा, एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सबके कोऑर्डिनेशन में ही काम करता है। जैसे हमारे हाथों में 4 उंगलियां, एक अंगूठा है। ये अंगूठा क्यों है, उंगली क्यों नहीं है? बताओ, ये अंगूठा क्यों है, उंगली क्यों नहीं है? पता नहीं। हाँ, वो नहीं नहीं, अंगूठा एग्जिस्ट क्यों करता है ये नहीं पूछ रहा, हमने इसका नाम अलग रखा है, जबरदस्ती रखा है ना। ऑब्वियसली अंगूठे का काम है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, दिव्यांश ने सरकारी बात भी करी है बायोमेट्रिक के लिए, लेकिन एक्चुअली ये तो हमने बस अपने आसानी के लिए बना दिया कि चलो इसका अलग सा दिख रहा है, इसका अलग नाम रख देते हैं, इसमें 2 फैलेंजेस हैं, इनमें 3 फैलेंजेस है ना, ऐसे हमने नाम रख दिया। यानी ये जो डिवीजन हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बस इसलिए करा जा रहा है क्योंकि हमें पढ़ना है, एक्चुअली ये सब मिलजुल के ही काम कर रहे हैं। जैसे सोमैटोस्ट्रेटिन है, आपको बस ये पता होना चाहिए सोमैटोस्ट्रेटिन जो है वो पैनक्रियास से निकलता है। अगर इतना आप समझ गए तो आपका काम बन जाएगा। इसका काम क्या है ये मेरे ख्याल कोई नहीं पूछने वाला आपसे, कि बाकी हार्मोन्स के सीक्रेशंस को रेगुलेट करता है। ऐसी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, वो आपसे सीधा पूछेगा पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कहाँ से निकलता है। आपसे इजी पूछेगा तो पैनक्रियास लीवर ऐसे ऑप्शन देगा, मुश्किल पूछेगा तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे ऑप्शन देगा। ठीक है, ये क्या करता है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन जो नेचर है उसका मेंटेन रहे ये काम करता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सपना आप इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए अगर आपने अभी से नोट नहीं करा है तो। 5वें नंबर पे आता है ग्रेलिन, GHRELIN हार्मोन। ये है लेस देन 1%। बस ये पता होना चाहिए कहाँ से निकलता है, फ्रॉम एप्सिलॉन एप्सिलियन सेल्स। एप्सिलॉन पता है ना कैसे बनता है, ई जैसा होता है, एप्सिलॉन नॉट सुना होगा आपने, ऐसा कुछ एप्सिलॉन नॉट होता है। फिजिक्स वगैरह में आपने देखा होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके। ठीक है, इसका काम होता है इट स्टिमुलेट्स हंगर।
ये भूख लगाता है। नमस्ते। यस वैभव, बिल्कुल। अच्छा, आई नहीं आएगा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है। फ्रॉम एप्सिलॉन सेल्स हटा देता हूँ। बेटा आस्था, विश्वास करो, इट डज नॉट मैटर बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, चेंज करना चाहे कर सकते हैं। फ्रॉम होगा श्रेय, यहां से निकलता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्या कहानी है। देखिए, आराम आराम से समझिए बात को, क्या कहानी है। हमारी बॉडी में एक चीज है जिसे हम बोलते हैं पैनक्रियास। उस पैनक्रियास के अंदर बड़ा कुछ होता है, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या आप स्क्रीन पर पैनक्रियास देख पा रहे हैं? बच्चा गॉल ब्लैडर मुझसे पूछ रहा था, वो गॉल ब्लैडर आप देख पा रहे हैं? क्या ड्यूडेनम देख पा रहे हैं? ये मेरी फेवरेट किताब की फोटो है, जिसे एनसीईआरटी के नाम से आप जानते होंगे। बहुत ही अंडररेटेड किताब है, लोगों को लगता है एनसीईआरटी में तो कुछ है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है एनसीईआरटी बहुत ही बढ़िया तरीके लिखी गई किताब है। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ड्यूडेनम के अंदर पैनक्रियास और लीवर अपने सीक्रेशंस देते हैं? अब सोच के देखिए कि लीवर से जो डक्ट आ रहे हैं, डक्ट का मतलब देसी भाषा में है पाइप, बस। ये जो लीवर से पाइप आ रहे हैं और जो गॉल ब्लैडर से पाइप आ रहे हैं, तो सिंगल पाइप बन गया ना। अब आप समझ गए मैंने वहां लीवर क्यों लिखा। आप लीवर लिख दो, गॉल ब्लैडर लिख दो, इट डज नॉट मैटर, दोनों एक ही जगह जा रहा है क्योंकि मटेरियल सेम है। ठीक है जी। अब ये क्या ड्यूडेनम में आके यहाँ पर मिला है? ध्यान से देखो 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 जरा, ये रहा, यहाँ पर आके मिला है ना। इसी तरीके पैनक्रियास के अंदर जो भी हलचल हो रही है, वो भी यहीं जाके मिल रहा है। तो पहली बात वो आप समझ गए होंगे कि ये जो पूरी कहानी हो रही है, ये सब फाइनली कहाँ पे जा रही है जी? ये सब जा रही है आपकी ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, पहली बात आप ये समझ गए। दूसरी बात, वो लीवर वर्सेस गॉल ब्लैडर कैसे जा रहा है वो आप समझ गए। तीसरे नंबर पे आई होप आप ये समझ गए होंगे कि पैनक्रियास के जो सेल्स हैं वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं। पैनक्रियास के अंदर जो है, जो पैनक्रियास का एंडोक्राइन नेचर है, उसमें 5 तरीके के सेल्स हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और आपका अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ठीक है। अब इनसे क्या क्या निकलता है याद रखेंगे। ग्लूकागॉन अल्फा से निकलता है और इंसुलिन बीटा से निकलता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ठीक है। डिटेल में लिखिए, ओडिपस आपका सब अलग अलग से क्यों आता है, एक से क्यों नहीं आता, थोड़ा सा लिखिए डिटेल में, किस मटेरियल की किस चीज़ की आप बात करें। क्या आपको ये बात समझ आई है कि जब हमने खाना खाया तो उसके ठीक बाद हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए ग्लूकोज कभी किसी को चेक करानी हो तो कहते हैं फास्टिंग में चेक कराओ। अगर आपने कभी चेक कराई है तो 2 तरीके की ग्लूकोज होती है, एक रैंडम, एक फास्टिंग। रैंडम तो कभी भी करा सकते हो, फास्टिंग वाली सबसे एग्जैक्ट मानी जाती है, बिकॉज उस पॉइंट पे आपके पेट में कुछ नहीं होता, तो आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल होता है, खाली पेट, है ना, सुबह सुबह। और एक्चुअली सारे टेस्ट जो है खाली पेट कराने चाहिए, क्योंकि खाली पेट आपकी बॉडी जैसे नॉर्मली चलती है वैसे काम करती है, तो अधिकतर टेस्ट जो है खाली पेट ही होते हैं। आपने बोला लीवर और पैनक्रियास, नहीं नहीं नहीं, सेम मटेरियल नहीं आ रहा ओडिपस, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो। लीवर से अलग चीजें आ रही हैं, बाइल आ रहा है, पैनक्रियास से अलग चीजें आ रही है, हार्मोन्स और एंजाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। एक ही जगह पे आ रहा है। मनीषा, मोनोमर कुछ नहीं है। मान लेते हैं कि आपके ऐसा समझिए, जैसे मेरे पास एक पेन है मनीषा, ठीक है। अब ये पेन जो है प्लास्टिक से बना है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो क्या ये प्लास्टिक जो है छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना होगा? ऐसे हजारों लाखों पार्टिकल होंगे, तो उस एक पार्टिकल को मोनोमर कहा जाएगा, और जो पूरा मिला के तैयार हुआ है इसे पॉलीमर बोला जाएगा। आप समझ गए मेरी बात को? आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या आपको इस पेज पे कोई तकलीफ है? बहुत बढ़िया, आराधना ने अच्छा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। क्या आपको इस पेज पे कोई तकलीफ है? बिल्कुल सही प्रियांशु। अब ये जो 3 है ये इतने काम के नहीं है, आपको हो सकता है आपने कभी ने ध्यान से पढ़ा भी ना हो। ये सोमैटोस्ट्रेटिन डेल्टा से निकलता है, ये पॉलीपेप्टाइड जो है गामा से निकलता है, और थ्रेलिन जो है एप्सिलॉन से निकलता है। जो ब्रैकेट में परसेंटेज है ये क्या है? देखिए, अगर ये है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो इसके अंदर 80% में बीटा सेल पाए जाते हैं, ठीक है। और बचे हुए के अंदर आपको है अल्फा सेल मिलते हैं, और यहाँ पर बचे हुए के अंदर आपको डेल्टा हो गया, या फिर गामा हो गया, या फिर आपको जो है एप्सिलॉन हो गया, ये देखने को मिलता है, ठीक है जी। इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है, ये भूख बढ़ाता है। ये तो मुझे लगता है कि हमारे शरीर में बिंदास है, लेस देन 1% की जगह मुझे लगता है 80% यही ना हमारे शरीर में काम करता है। अभी मैंने खाना खाया, उसके बाद पता मैंने क्या खाया? 5 मिनट के बाद क्लास से पहले मैंने पॉपकॉर्न खाए 2-4। मतलब मैंने प्रॉपर खाना खाया। आलू टिक्के की बात करिए मैंने आपसे, पता नहीं क्या, या तो वहां तक पहुंचा नहीं, वो हो सकता है। चलो खैर आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप पूरे तरीके बात समझ चुके हैं, कोई बात नहीं, प्रगति। चलो, पॉपकॉर्न नहीं, पॉपकॉर्न नहीं, रीजू में मेनली आपको ही पढ़ाता हूँ। कभी कभार जब समय मिल जाता है, जैसे आज वो एक रणनीति वाली एक आपका सेशन था यूट्यूब पे, तो वहां पर मैं गया था, काफी एजुकेटर्स और भी थे। अदरवाइज मैं यूट्यूब पे समय नहीं निकाल पाता, महीनों में एक आध बार कभी मौका मिले तभी जा पाता हूँ। चलो खैर आगे चलते हैं। यहाँ तक बल्ले बल्ले हो गई है शायद, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब चलते हैं आगे। अब इंसुलिन आप नोटिस कर रहे हो, तो मैं डेप्थ में जाते जा रहा हूँ, मैं टॉपिक को बख्श नहीं रहा। मैं जहां जहां पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताते जा रहा हूँ। इंसुलिन का जो काम है वो है कंट्रोल
ग्लूकोज लेवल, ठीक है। अगर बॉडी में एक्सेस हो गया इंसुलिन तो क्या होगा, कोई गेस करना चाहेगा? इंसुलिन इंसुलिन हो गया भर भर के, क्या हो जाएगा? डायबिटीज। वेरी बैड, सबका आंसर गलत। सोचा ही नहीं आप लोगों ने। अभिषेक आपने भी गलत बोला। सोचो सोचो, इससे आप थक जाएंगे और हो जाएगी लो एनर्जी। डायबिटीज होती है जब शुगर लेवल बढ़ जाता है। सोच के देखो, इंसुलिन बढ़ गया का मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज है ही नहीं, सबका सब लीवर के अंदर जाके पहुंच चुका है। इसे क्या मैं कह सकता हूँ? हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ये काम करता है। इसी तरीके अगर मुझसे कोई पूछे लो अमाउंट ऑफ इंसुलिन, जिसे मैं हाइपोसिक्रीशन भी कह सकता हूँ, तब आप कहेंगे एक्सेस ग्लूकोज हो गया मेरी बॉडी में। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अभी तक शायद आप लोगों ने ध्यान से सोचा नहीं था, अब आप ध्यान देंगे पेपर में, तब हो जाएगी डायबिटीज। पेपर पूछता है डायबिटीज क्यों होती है, हाइपर सिक्रीशन ऐसे करके। तो हाइपोसिक्रीशन की वजह से होती है। ग्लूकोज बढ़ गया बॉडी में, 400 पहुंच गया या फिर 250 300 पहुंच गया, तो उस केस में डायबिटीज हो जाती है। यस सपना, बिल्कुल सही। एज का मनीष इससे कोई मतलब नहीं है, आजकल तो ऐसे ही हो गया, 30-30 साल के लोगों को डायबिटीज हो रही है। यस प्रगति। चलो आगे चलते हैं जी। अब तो पहले हार्ट अटैक होते थे 60 के आसपास, अब जो है कुछ उम्र नहीं है चीज़ों की। डायबिटीज में ग्लूकोज लेवल्स चिराग बॉडी का बढ़ जाता है। एक्सोक्राइन नेचर, ये मेलिटस है। इंसिपिडस वाटर डायबिटीज होती है, ये शुगर डायबिटीज है, यानी ग्लूकोज डायबिटीज तो इंसिपिडस है। नोट कीजिए प्लीज। चिराग देखिए, एक्चुअली क्या है ना इसमें कि अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो उस केस में जो हमारी, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड के अंदर घूमता है और ब्लड सभी ऑर्गन्स तक जाता है, और उस वजह से जो है हमारे बाकी ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता ये लो बीपी के साथ कंबाइन हो जाए तो उस केस में वो डेडली बन सकता है। यानी अगर किसी का बीपी लो और शुगर हाई हो जाए तो बहुत रिस्की केस बन जाता है, उसमें जान भी जो है इंसान की जा सकती है। Yes, Ayushman, one of the things. जी हाँ, बिल्कुल सही। Actually, first is connected to the second because of frequent urination. Thirst is also frequent. हाइपर सिक्रीशन होगा। देखो, ग्लूकोज ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इंसुलिन कम है, तो हाइपो सही लिखा गया है। जेनेटिक नहीं है, विनय। जेनेटिक वन ऑफ द रीजन है, बट ये नहीं है किसी के फादर को है तो उसके बच्चे को, ऐसा कंपलसरी नहीं है। बट हाँ, चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चांसेस वाली बात तो देखिए हर बीमारी के साथ है। हाइपो वाला रिपीट, मेरी बॉडी में इंसुलिन कम बना तो मेरी बॉडी में ग्लूकोज घूमे जा रहा है, तो वो ग्लूकोज अगर ज्यादा हो गया, अगर मैं वो चेक करूंगा यहाँ पे हल्की सी पिन लगा के उस मशीन से, ग्लूकोमीटर से, तो उस केस में वो नंबर ज्यादा आएगा, तो कहेंगे जी आपको डायबिटीज होने के चांस है। सीक्रेशन होगा। Secretion, ठीक है, ठीक है। हाइपर सीक्रेशन सही कर दिया मैंने। डाउट साइड में लिए जाएंगे बेटा। एक्सोक्राइन नेचर ऑफ पैनक्रियस। आज डाउट्स का काउंट काफी ज्यादा है, स्टबल। आप कल भेजिएगा प्लीज, ठीक है। एक्सोक्राइन नेचर यानी एंजाइम वाला नेचर। सबसे पहले निकलता है एमिलेज। कंप्लीट्स डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप आप समझ गए हैं। वो जो शुरू करा था टाइलिन एमिलेज ने, वो खत्म कर रहा है एमिलेज। लाइपेज कंप्लीट्स डाइजेशन ऑफ फैट। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ही मेनली ध्यान रखना है, काइमो तक तो कौन ही जा रहा है। कंप्लीट्स डाइजेशन ऑफ ट्रिप्सिन, TRYPSIN। जल्दबाजी मत करिएगा, सब पढ़ाऊंगा। लेट मी डू इट माई वे, कृपया करके। अभी आप बहुत एक्साइटेड मत होना, मैं अपने तरीके से पढ़ा दूं तो अच्छा रहेगा।
अभी बस आप नोट करते चलिए, एक साथ समझाऊंगा, 2-3 स्लाइड और बनाऊंगा फिर एक साथ समझाऊंगा। थोड़ा सा स्पीड आप प्लीज बना के चलेंगे। देखिए रीजन यही है कि पेपर अपना पास है, कंटेंट में स्किप कर नहीं सकता, तो एक ही काम हो सकता है कि आप तेज तेज लिखें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स। ट्रिप्सिन, TRYPSIN, और आगे लिखा है काइमो, CHYMO, ट्रिप्सिन। सबसे पहले याद रखेंगे सलाइवा में क्या क्या होता है। सलाइवा कंटेन्स, सबसे पहली बात एमिलेज, याद है ना वही वाला एमिलेज जो अभी आपको पेट में भी देखने को मिला है। स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है विवेक, ग्लूकोज भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आपको न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर मैं पढ़ाऊंगा। ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या टाइलिन भी हम इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें कौन रोक सकता है इस दुनिया। लाइजोजाइम, लाइजोजोम नहीं है, ध्यान रखना, लाइजोजाइम है। किल्स बैक्टीरिया इन फूड। जर्म्स भी लिख सकते हैं। दोनों अलग अलग हैं, दोनों के दोनों सलाइवा में पाए जाते हैं। अब एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं चीजों का, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहला डाइजेशन में मदद करता है सलाइवा से निकलने वाला एमिलेज, जो कि बक्कल कैविटी में निकलता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है, और ये 30% डाइजेशन कर देता है। ये परसेंटेज सब कुछ नोट करना है वैभव, हर एक बात जो मैं लिख रहा हूँ आपके नोट्स में जानी चाहिए। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ समझाना होता तो मैं भी सिर्फ बोलता, अगर मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिखिए। 30% सिर्फ एक परसेंटेज है, कहीं 40, 35, 25 दिख जाए तो इट हार्डली मैटर्स। दूसरे नंबर पे एमिलेज, जो कि निकलता है फ्रॉम पैनक्रियस और इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ ये है इन बक्कल कैविटी, 70% डाइजेशन। आई होप जो थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में डाउट होगा वो क्लियर हो रहा होगा कि कहानी कैसे चल रही है। ऊपर जो एमिलेज है वही टाइलिन भी है, आप उसे लिख सकते हैं, कोई गम की बात नहीं है। मनोज आराम कीजिए, दवाई खाइए, और 2 दिन अभी काफी हैं, आप ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। जिंदगी में कुछ ही मौके आते हैं मनोज जो मिसाल कायम की जा सकती है, ये उनमें से ही एक है। अगला है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फटाफट नोट कीजिए। सबसे पहला पेप्सिन इन स्टमक, 15% डाइजेशन। ट्रिप्सिन फ्रॉम पैनक्रियस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, 85% डाइजेशन। यस बिल्कुल सही प्रांशु। हाँ, फैट, फैट को ना लिपिड भी कहते हैं, याद रखिएगा। फैट एक तरीके का सिंपल लिपिड होता है, बस ये ध्यान रखिएगा, फैट एक तरीके का लिपिड होता है, अभी के लिए ये ध्यान रखिएगा। बाइल जूस फ्रॉम लीवर एंड गॉल ब्लैडर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, 15% डाइजेशन। लाइपेज फ्रॉम pancreas in small intestine, 85% digestion.
इट इज मेगा, बट रेनिन मेनली मिल्क पे काम करता है, इसलिए उसे यहाँ पे नहीं लिखा, उसे भी ऐड कर सकते हैं ऊपर पेप्सिन के साथ। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में आएगा तो वो बोनस क्वेश्चन जाएगा सान्या। फिर भी टिक करने के बिहाफ पे मजबूरी में आप लीवर पे टिक कर सकते हैं सान्या। उसका रीजन भी है, कई बार गॉल ब्लैडर शरीर में नहीं होता, और गॉल ब्लैडर के अंदर भी जूस जो है वो लीवर से ही जाता है। बाकी सान्या अगर ऐसा सवाल आएगा तो बोनस जाएगा क्वेश्चन। आप सभी को बात समझ आई है? लिपिड, देखो फैट एक तरीके का लिपिड होता है। लिपिड कई तरीके के होते हैं जिसमें फैट होता है। अब आप खुद अपने नोट्स को पढ़ के देखो, या जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसे समझ के देखो, आपको पल्ले पड़ गई हैं बातें या नहीं पड़ गई। ये पेट में ही बनता है विधान। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है ये डाइजेशन वाला काम। इन का मतलब जहां पर होता है, फ्रॉम का मतलब जहां से वो जूस निकलता है। नहीं 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 विनय, फैट इज अ टाइप ऑफ लिपिड, जैसे ग्रीन इज अ टाइप ऑफ कलर, ऐसे देयर आर मेनी लिपिड्स आउट ऑफ विच वन इज फैट। दोस्तों मैं आपको एक बार फटाफट से बता देता हूँ मैंने आपको इस क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ाया है। मैंने आपको सबसे पहले सवाल आपसे कुछ पूछे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अभी हम ड्यूडेनम पे ही तब से बैठे हुए हैं। हमने देखा ड्यूडेनम में क्या क्या होता है, हमने देखा स्टमक के अंदर रुगई होते हैं जो कि फोर्स ऑफ स्टमक होते हैं। यस सपना। और उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो ड्यूडेनम वाला पोर्शन है उससे दो ग्लैंड्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो एक एक लीवर, दूसरा पैनक्रियास। सबसे पहले लीवर के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा। एक्चुअली लीवर भी एक तरीके का ना मिक्स्ड ग्लैंड ही होता है, बट उसके हार्मोन्स पढ़ने का मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाना। लीवर से भी ना कुछ हार्मोन्स वगैरह आपके निकलते हैं, और फिर भी लिख देता हूँ आपके लिए, इट इज़ अ काइंड ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड। ये इससे भी कई सारे हार्मोन्स वगैरह निकलते रहते हैं, बट इसका जो मेन काम है वो आपका है वो बाइल जूस का प्रोडक्शन। ठीक है जी। और उसके बाद ये सब बातें हम अच्छे से समझ चुके हैं, और लीवर बाइल जूस बनाता है ये भी आपको पता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने पैनक्रियास के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने उसके एंडोक्राइन पोर्शन को समझा, उसके बाद हमने उसके एक्सोक्राइन पोर्शन के तीन बातों को पढ़ा, जिसमें एमिलेज, लाइपेज, ट्राइप्सिन है। ठीक है, ये ट्राइप्सिन या ट्रिप्सिन वाला सवाल बड़ा मुश्किल सवाल है। एक सवाल पेपर आपसे पूछता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। 70-80% बच्चे पेप्सिन पे टिक करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने रट्टे मारे हैं, उन्हें पता है पेप्सिन प्रोटीन पेप्टाइड। गलत है, क्योंकि यहाँ पे पेप्सिन है ही नहीं। आप देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये सवाल एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं स्पेशल क्लासेस में करा चुका हूँ। अंकित डाउट्स बेटा क्वेश्चन टैब में आप भेजिएगा, अभी के लिए क्वेश्चन टैब बंद है। एक एक करके सभी चीजों के जो आपके सभी चीजों का कंटेंट, सभी सब्जेक्ट्स का कंटेंट आपको कराया जाएगा। ठीक है, पेट में जो है वो करता है पेप्सिन, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें करता है ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आई होप यहाँ तक की बात आप अच्छे से समझ चुके हैं। एमिलेज जो है, ये वाला एमिलेज टाइलिन ही है, ऊपर वाला। कल के नोट्स में देखना, वहाँ टाइलिन एमिलेज लिखा हुआ। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको 20 फुट अभी बोला था, मेरी हाइट जो है वो 6 फुट के आसपास है, 5'11" ऐसा कुछ है मेरी हाइट। ये 20 फुट कैसे फिट हो गया होगा मेरी बॉडी में? फोल्ड करके ही ऑब्वियसली, बहुत ज्यादा इसकी फोल्डिंग हुई होगी। आपको मैंने बताया था ना, एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। ड्यूडेनम तो हम पढ़ चुके हैं। जेजुनम बस एक ही काम करता है, इट इज द कनेक्शन बिटवीन ड्यूडेनम एंड इलियम। ये बड़ा छोटा सा पोर्शन होता है, और इसका काम सिर्फ कनेक्शन है दोनों के बीच। और इलियम के अंदर होते हैं विलाई। हाँ, स्पेलिंग प्लीज करेक्ट कर लेना। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसके अंदर होते हैं विलाई। अभी विलाई क्या होते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पता है हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो, उसका सरफेस एरिया कितना ज़्यादा होता है। पहले आपको विलाई समझाता हूँ। हमारे पेट में ये बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ हो रही है, डाइजेशन हो रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। लेकिन इसे एब्जॉर्ब भी तो करना है ना। अगर हमने अपनी बॉडी से इसे बाहर जाने दिया तो फिर क्या फ़ायदा ये सब करने का। तो हमारी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड वाला पोर्शन है, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन चालू होगा इसका। अब एब्जॉर्प्शन, मुझे एक बात बताओ, आप आपने टॉवल देखा है कभी? देखा होगा। टॉवल प्लेन हैंकी जैसा नहीं होता। हैंकी तो आपको पता है, प्लेन हैंकी मतलब होता है ना, देखो उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस नहीं होते, लेकिन टॉवल के ऊपर छोटे छोटे आपको ऐसे रेशे देखने को मिलते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है पानी को सोखना, है ना। अब अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से ऊपर कुछ निकल के जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, इस तरीके आप ऐसे ज्यादा सही उसे सोख पाएंगे, या फिर आप ऐसे ज्यादा सही उसे सोख पाएंगे?
ऑब्वियसली ऐसे, क्योंकि आपको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल गया ना, यहाँ पर हर जगह पे एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, इसीलिए जो विलाय हैं ये बनते हैं। और विलाय होते हैं, कीवर्ड ध्यान रखिएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे। यानी अगर ऐसे मैं बंद कर देता हूं तो देखो सरफेस एरिया कम हो गया, ऊपर से निकल के चीज चली जाएगी, बट अगर इसे खोल दिया तो यहाँ सब जगह एब्जॉर्प्शन हमारे पास हो पाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी से जो चीजें बाहर जाने लगी है उसमें से जो जो काम का है हमारा शरीर उसे रोक लेगा। पता है अगर आप इसे खोल के बिछा दो तो कितना ज्यादा सरफेस एरिया बन जाएगा, एक टेनिस कोर्ट के जितना। टेनिस कोर्ट आप इमेजिन करो, कितना एक बहुत बड़ा हॉल इमेजिन करो, उतना बड़ा एरिया जो है हमारे विलाय का है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का बन जाता है अगर आप उसे पूरे तरीके खोल के रख दो। एक बैडमिंटन कोर्ट इमेजिन करो, उससे डबल एरिया इमेजिन करो एक स्मॉल इंटेस्टाइन का, अगर आप पूरा सरफेस एरिया देखोगे तो उतना ज्यादा होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। कई बच्चे पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक शब्द होता है सीलिया उससे, और एक शब्द होता है विलाय इससे। अगर आंसर विलाय होना है तो क्वेश्चन में फिंगर लाइक शब्द दिखेगा, और अगर सवाल में हेयर लाइक कुछ लिखा है ना तो आंसर सीलिया होगा। ये ट्रिक नहीं है, एक्चुअली नाम ही इनके ऐसे हैं, और इसका मेनली काम होता है मूवमेंट, और इसका मेनली काम होता है एब्जॉर्प्शन। ये पैरामीशियम वगैरह आपने कहीं सुना होगा, आगे चल के हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे रेशे होते हैं, ये मूवमेंट वगैरह में मदद करते हैं, ये हम पढ़ेंगे जब हम किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी बॉडी का मूवमेंट रुपेश, नहीं नहीं स्टबन ऑब्वियसली उसका स्केल छोटा हो जाएगा। यस श्रेया बिल्कुल सही। ये सीलिया हमारे पास नहीं है, हमारे पास विलाय है। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है क्योंकि पेपर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब पता है और मजेदार बात, यहाँ पर आपने देखा कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे देखने को मिलते हैं विलाय। अब अगर आप इसे जूम करोगे ना तो इसके ऊपर भी माइक्रो विलाय होते हैं, देख रहे हो कितने बेहतरीन शरीर के साथ हम क्या कर रहे हैं। अरे भैया चटनी और दे देना जरा, ये कर रहे हैं कितना, भगवान ने जो है कितने हजारों साल लगा के जो है हमारा शरीर बनाया है, हम क्या कर रहे हैं। अरे भैया जरा चटनी पैक कर देना, मिंट सॉस है क्या भैया, मिंट सॉस, अरे नींबू भी डाल देना भैया, प्याज होंगे तो वो भी प्लीज दे दो जरा। जब तक वो खाना लाया प्याज खा गए हैं, चटनी खा गए हैं, और देना भैया चटनी। भाई चटनी बहुत अच्छी लग रही है, पैक हो सकती है क्या थोड़ी सी। ठीक है, यानी इसके ऊपर और ऐसी चीजें होती है जिसे हम माइक्रो विलाय कहते हैं, इसके ऊपर होते हैं माइक्रो विलाय। ये शुभराज एब्जॉर्ब करता है जो न्यूट्रिएंट्स हमने अभी तक क्रिएट करा ना, काइम के बाद वाला पूरा मटेरियल जिसके अंदर न्यूट्रिशन है, उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। चलें आगे। नहीं 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ऑलमोस्ट 100% हो जाता है। देखिए मैं लिख देता हूं कुछ फैक्ट्स रुपेश, उससे और क्लियर हो जाएगा। फंक्शन ऑफ विलाय इज टू एब्जॉर्ब द nutrients. Most of the digestion gets completed in small intestine. Large intestine deals mainly with absorption. समझ पा रहे हैं, तो इसके अंदर विलाय नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर विलाय का कोई काम नहीं है। मूवमेंट दिव्यांश कंटिन्यूस फ्लो है ना, और फूड ऊपर से आते जा रहा है तो वही पुश करता है। सेल्यूलोस क्या होता है, सेल्यूलोस एक तरीके का अभी डिटेल में बोलना थोड़ा रिस्की रहेगा, बट कोई बात नहीं बता देता हूँ। देखिए सेल्यूलोस वो पोर्शन होता है फूड का जो हम अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ये हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। एक तरीके का आप कह सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड होता है, और वो हम अगर खाते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहता है। अब कई लोग कहेंगे अरे सर आप क्या कह रहे हो, देखिए जो हम खीरा खाते हैं या जो हम सैलेड खाते हैं उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारी बॉडी उससे एनर्जी नहीं निकाल सकती, जो कि अच्छी बात होती है। वो रफेज जैसा कि लिखा है यहाँ पर राहुल ने, उसमें फाइबर होती है और उससे हमारी बॉडी क्लीन होती है। मैं आपको बताता हूँ वैभव, ध्यान से सुनिएगा। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन नहीं हुआ और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। अब हुआ क्लियर।
नहीं आशा, बिकॉज वहां तक जाते जाते जो रिमेनिंग मटेरियल है वो इतना ज्यादा थिक हो जाता है कि वहां पे विलाय काम नहीं कर सकते, इस वजह से ऊपर वाले ने वहां पे विलाय नहीं रखेगा। सरफेस से रुपेश, विनय अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, चिंता ना करें। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। अब बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। थोड़ा सा स्पीड बेटा बना के रखिएगा, जल्दी जल्दी कृपया नोट करिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। आज का सेशन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत छोटा है, कम से कम जो है दिल की बात आज मुझे लग रहा है मैं कर नहीं पाऊंगा, बट मैं कर दूंगा जैसे तैसे, देख लेना। जबरदस्ती करते हैं ना हम लोग अपने जीवन में कई बार दिल की बातें जबरदस्ती, वैसे ही कर दूंगा मैं, देख लेना। चलो आगे चलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है 1 मीटर से 1.5 मीटर की होती है। हम कह सकते हैं 6 फीट की हो सकती है, 4 फीट टू 6 फीट। एक 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 पिछले से लार्ज इंटेस्टाइन में विलय नहीं होता है, और एक्चुअली सागर दोनों में होता है, बट मेनली लार्ज में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ बता दी, और इसके अंदर क्या क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, सीकम का जो काम होता है, फंक्शन, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये कहने कोई फूड बचा है, अब आपको पता है ना, अब रिमेनिंग मटेरियल है बस ये, लेकिन फिर भी फूड ही कहेंगे इसे। सौरभ सरफेस तो है ना, विलाय नहीं है बट सरफेस तो है ही ना। अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ सीकम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, यानी इसका कोई काम नहीं है हमारे शरीर में, क्योंकि हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करते। याद रखेंगे, इसका जो फंक्शन है वो है डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, इसलिए एनिमल्स के अंदर ये होता है और वहाँ पर काम भी करता है, बट हम सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में बस एवं ही है। लेकिन आपने सुना होगा कई लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, वो इस वजह से है, कभी कभार ये फूल जाता है, उस वजह से पेन करने लगता है, और इसलिए ऑपरेशन से अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सभी लोग इसे रिमूव क्यों नहीं करा लेते, क्योंकि नीड नहीं है, इतना फालतू पैसा सबके पास नहीं है कि सब जाएं अपना अपेंडिक्स रिमूव करा के आ जाएं। जब दिक्कत होगी कभी किसी को तो वो करा लेगा, अदरवाइज पड़ा है पड़ा रहेगा। दिमाग भी तो ऐसे ही पड़ा है हमारे शरीर में, वो भी कहाँ काम आ रहा है, तो थोड़ी दिमाग निकाल देंगे जाके, ऐसे ये भी पड़ा है, क्या हो गया। कई लोगों का ब्रेन भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुका है। चलें, चल ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कोलोन की। विनय आपका सवाल काफी बढ़िया सवाल है, एक्चुअली इसे कई लोग सोच ही नहीं पाते। हम खाते हैं जिससे हमारी बॉडी क्लीन हो जाए, वो उसके अंदर ना फाइबर होता है विनय, वो हमारी बॉडी को साफ करते चलती है, जो भी उसे मिल जाए शिवराज, पानी, न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती चिराग, बाकी आप जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, आंसर है इसका यस है। कोलोन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, याद रखेंगे। और ई कोलाई बैक्टीरिया इज फाउंड इन कोलोन। ई कोलाई, एशरिकिया कोलाई, लिख देता हूँ अभी, 1 2 3 4, एशरिकिया कोलाई। ये ना नाम का ही बैक्टीरिया है बस, नाम का, अच्छा बच्चा है, इट इज अ गुड बैक्टीरिया। जैसे ही हमें लगता है ना बैक्टीरिया तो बुरे होते हैं, पापी होते हैं, ऐसा नहीं, इट इज अ गुड बैक्टीरिया। और ये क्या करता है, हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन के और विटामिन B12। B12 होता है साइनो कोबालामिन, ये आपको आगे चल के लिखवा दिया जाएगा, अभी के लिए आप चिंता ना करें। ये हमारी बॉडी में रहता है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है, सही समय आने पे अभिजीत बता दिया जाएगा न्यूट्रिशन चैप्टर में, अभी के लिए बस आप नोट कर लीजिए। देखिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो होती है जिसमें एक और दो आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। पहला इंसान जो है दूसरे की मदद करता है, और दूसरा इंसान बदले में पहले की मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एल्गी और एक फंगस का जोड़ा होता है, हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसे लाइकिन कहा जाता है।
उसमें एल्गी तो क्या करता है, फंगस को खाना देता है और फंगस एल्गी को रहने की जगह देता है। तो आपस में साथ हो गए, जैसे होता है ना पीजी में लोग रहते हैं कि हाँ भाई तू सफाई कर दियो, मैं जो है बर्तन कर दूंगा, और रोटी तू बना दियो, सब्जी मैं बना दूंगा। तो वो एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। इसी तरीके ई कोलाई बैक्टीरिया हमारा जो बचा कुचा मटेरियल है, जिसे स्टूल कहेंगे हम आगे चल के, वो हमारे लिए तो यूजलेस है, बट ये उस पर फीड करता है और बदले में हमारी बॉडी को विटामिन B12 बनाने में मदद करता है। तो हम भी खुश, तू भी खुश, अपना किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलें दोस्तों। रेक्टम, वेस्ट प्रोडक्ट, exits the body through opening called anus, or goblet cells are found in intestine which produce mucus. क्लास कब तक है? क्लास है 12 बजे तक, अभी तो 11:30 हुए हैं। गॉबलेट सेल्स आर फाउंड इन इंटेस्टाइन, गॉबलेट GOBLET, which produce mucus। नोट कीजिए। ठीक है, हाँ मनीषा ठीक है। चलें आगे दोस्तों। ये इंटेस्टाइन क्यों लिखा है आपको पता है ना, क्योंकि लार्ज स्मॉल दोनों में ही पाए जाते हैं। एक्चुअली ये एक तो मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, लेकिन जो इलियम वाला पोर्शन है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, डीजे इन द हाउस में आई जो है, वहां पर भी पाए जाते हैं। तो मैंने इसलिए दो ऐसे लिख दिया इंटेस्टाइन, पेपर में क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बना लेना, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ समझा देता हूँ डायग्राम से। देखिए अभी तक जो हमने समझा है, बड़े ही ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये पीडीएफ में मैं आपके लिए जो है अपलोड कर दूंगा। हमने ये सीखा है, अब जरा फोकस कर लो, मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपका। प्रतियों में शायद कल की क्लास बेटा मिस हुई होगी आपकी। म्यूकस एक ऐसा फ्लूइड जैसा होता है जो कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लाइनिंग पे बनता है, जो कि फ्रिक्शन कम करता है, जो कि चीज़ों को आगे बहने में मदद करता है। हमने ये देखा कि डाइजेशन हमारा स्टार्ट हुआ था यहाँ से, और ऊपर से खाना फिर नीचे की तरफ आया था, और हमारे ईसोफेगस में बोलस नाम की चीज़ गई थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि पेट में HCl आया, पेप्सिन वेप्सिन सब ने काम करा, और फाइनली वो चीज़ यहाँ से आगे निकल के ड्यूडेनम में चली गई। ड्यूडेनम में और भी चीज़ें आके यहाँ पर मिली, जब हमने देखा लीवर से, पैनक्रियास से काफ़ी चीज़ें मिली। उसके बाद ये जेजुनम है, और फिर इलियम, ठीक है, यहाँ तक ठीक। उसके बाद ये इलियम वाला पोर्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो गया था, जिसमें 3 पोर्शन हमने पढ़े, सीकम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम आखिरी में हो गया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और डायग्राम पे थोड़ा सा चलते हैं, रुकिए। देखिए ये है अपेंडिक्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, और ये है कोलोन। कोलोन आपको यहाँ पर 3 तरीके का दिखेगा। असेंडिंग का मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे छोटे से बड़ा असेंडिंग होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें 2 1 4 3 को, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, छोटे से बड़ा, ऐसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ट्रांसवर्स का मतलब इधर की तरफ जा रहा है बस, ठीक है। और डिसेंडिंग का मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। ये तो नाम बड़े सिंपल है। उसके बाद एंड में सिग्मोइड कोलोन है, और एंड में आपको रेक्टम देखने को मिलता है, जिसका एंड पॉइंट जो है वो एनस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। म्यूकस हमारी पूरी बॉडी में मानवी देखने को मिलता है, जिसका मेनली काम प्रोटेक्शन और फ्रिक्शन कम करना होता है, ठीक है। शिव आपका भी डाउट इसमें क्लियर हो गया होगा, वैभव आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इससे मल्टीपल काम होते हैं। आगे चलते हैं जी। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। ये लीवर से पाइप आ रहे हैं, ये गॉल ब्लैडर से पाइप जा रहा है, अल्टीमेटली ड्यूडेनम में जाके मिल रहे हैं। इसी तरीके पैनक्रियास के अंदर की जो तारे हैं वो आके आपकी यहाँ पे मिल रही हैं ड्यूडेनम वाले पोर्शन में, और उसके बाद ये आगे जो है जेजुनम इलियम की तरफ जा रहा है, ठीक है। वर्क सबका सेम है, बस नाम अलग अलग रखे गए ऑफिशियल ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। जैसे पूरा कोलोन का काम एक ही है, बस उसका नाम अलग इसलिए रखा गया है, रुको मैं डायग्राम पे चलता हूँ, कि यहाँ पे आगे मुड़ गया है, इस वजह से इसे इस अलग नाम दे दिया गया। एक्चुअली पूरा एक ही काम कर रहा है, एब्जॉर्प्शन का ऑफ दी मटेरियल जो हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है। जो उसमें काम का है वो हम किस तरीके अपनी बॉडी के अंदर रोक लें, ठीक है जी। यहाँ तक ऑल गुड है। अभी आप देख लीजिए थोड़ा, ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है दोस्तों, उसमें कई सारी लेयर्स होती हैं। मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा इस फाइल को। ये कायदे से आप अपनी कॉपी में बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो बेटा, मनीष मेरे भाई, इंजीनियर बन के, जैसे आप इंजीनियर तो बन चुके हो है ना, मनीष का नंबर लगेगा। देखो मेरे दोस्त, इंजीनियरिंग में जो घपला करा है, रहने दो यार। देखो मेरे दोस्त, वैसे ये SSC नहीं निकलेगा, पढ़ लो मेरे दोस्त, पढ़ लो। हमने ही बहुत फर्जी बना करा इंजीनियरिंग में,
यहाँ पे नहीं प्लीज, ठीक है। मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ, क्लास वाला। देखो बेटा, फोकस करो इस डायग्राम पे। सबसे पहले बाहर है सेरोसा, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या आप समझ पा रहे हैं, गट यानी एलिमेंट्री कैनाल का बाहर वाला पोर्शन सेरोसा है? अच्छा ठीक है मनीष, ध्यान से सुनो प्लीज, ध्यान से, अब सीरियस हो जाओ। बाहर वाला पोर्शन सेरोसा है, जो अंदर खोखलापन है जहां से सब चीजें जा रही हैं वो है ल्यूमेन। ल्यूमेन इज दी होल, जहां से वो चीज पास होगी। गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल, कोई भी पाइप इमेजिन कर लो जहां से खाना जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या म्यूकोसा देख पा रहे हो, जहां जहां पे म्यूकस बनता है? हमने यही तो पढ़ा है तब से कि म्यूकोसा से म्यूकस निकलेगा, हमने देखा स्टमक वगैरह के अंदर भी। तो ये म्यूकोसा जो है आपको ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप ऊपर की तरफ आओगे तो सब म्यूकोसा हो गया। उसके बाद मस्कुलैरिस हो गया, ये वाला पोर्शन। आई होप आप बात को समझ पा रहे हो। देखो बड़ा ना सिंपल सी बात है, बाहर वाला है सेरोसा और अंदर वाला जो होल है वो है ल्यूमेन, और उसके ऊपर ये जो लेयर है ये है म्यूकोसा। अगर इतना भी समझ गया तो मेरा काम बन गया, क्योंकि मेनली पेपर में यही तीन पूछते हैं, मस्कुलैरिस वगैरह कोई नहीं पूछ रहा, फिर भी पढ़ लेते हैं क्या जाता है। मेन ये तीन पता होने चाहिए, ल्यूमेन वो होल है और म्यूकोसा जो है वो पहली लेयर है। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, कमेंट करके बता दो, पेपर का सवाल है। इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? ये तीन सवाल इंपॉर्टेंट है, होल, ल्यूमेन, इनर मोस्ट म्यूकोसा, आउटर मोस्ट सेरोसा, ठीक है। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट और स्पेस पता होना चाहिए। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके नोट्स में कायदे से चला जाना चाहिए। बिल्कुल सही विनय, आपने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, चिंता मत करो। हार्ट जो है मैं आपको ये इन जनरल विकास, सॉरी दिव्यांश, ये पूरी बॉडी का जो एलिमेंट्री कैनाल है किसी का भी पोर्शन हो सकता है, मतलब कहीं का भी हो सकता है, जनरल डायग्राम। देखो एक काम करते हैं, हार्ट आज नहीं पढ़ाएंगे, फेयर है ना, ये तो ठीक है। लेकिन डाइजेशन तो अच्छे से पढ़ के चले जाओ ना, फिर मैं चाहूँ तो मैं ना बताऊं, आपको पता ही नहीं लगेगा। दिल की बात कल करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिल की बात बस अच्छे से होनी चाहिए, आज नहीं तो कल से ही, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। लेकिन अब अच्छे से पढ़ लो, घड़ी देख के 5 मिनट आपको और पढ़ाऊंगा। कैन आई एक्सपेक्ट, ऑब्वियसली आई कैन एक्सपेक्ट, बट शुड आई एक्सपेक्ट द फोकस? 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट फोकस कीजिए। बाहर है सरोसा, सबसे अंदर है म्यूकोसा और होल है ल्यूमेन। आ जाओ इस पे। क्या विलाय को आप समझ पा रहे हो बेटा? देखो ये विलाय हैं, ये क्या कर रहे हैं जी, एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। यहाँ पर चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। जैसे यहाँ ग्लूकोज भाई जा रहे थे तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी के अंदर घूमने लगे। ये आर्टरी वेन आपको सही समय आने पे बता दिया जाएगा। आगे आ जाओ। क्या पेट का हिस्सा समझ पा रहे हो? देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, इसे सुन लो आराम से। ईसोफेगस से कहानी नीचे की तरफ आई है और उसके बाद ये पेट की तरफ पहुंच गई। यहाँ पर एक वॉल्व होती है जिसे ईसोफेगस वॉल्व कहते हैं, ठीक है। आप अपने नोट्स भी साथ साथ बनाना चाहो तो बना सकते हो, एक ऐसा बनाओ लाइन और एक ऐसा बना दो बस, ठीक है। नोट साथ साथ ही बना लो, मैं बनवा देता हूँ। यहाँ पर पहले लिख दो ईसोफेगस और यहाँ पर एक ऐसी रिंग बना के लिख दो ईसोफेगस वॉल्व। ये है पूरा पेट, यहाँ पर लिख दो पाइलोरिक वॉल्व, ठीक है। ये पेट के हिस्से हैं। तो पाइलोरिक वॉल्व क्या करता है, हमारे स्टमक को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। यहाँ पर तो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना दोस्तों, याद करो ड्यूडेनम वाला हिस्सा। अब ये है हमारा पेट। पेट के अंदर सबसे ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलता है कार्डिया, यहाँ पर है फंडस, ये है बॉडी और यहाँ पर है पाइलोरस। ये चार नाम आपको पेट के पता होने चाहिए। सबसे पहले कार्डिया, फिर फंडस, फिर बॉडी, फिर पाइलोरस। यहाँ पे लिख लो ऐसी कार्डिया, फिर लिख लो फंडस, फिर लिख लो बॉडी और एंड में लिख दो यहाँ पे पाइलोरस। डायग्राम पे दोबारा चलूंगा, पहले इसे भी फोकस कर लो, यहाँ से भी समझ लो। एंट्रम वगैरह ज्यादा ही डिटेल है मेरे हिसाब से, फिर भी नोट करना चाहो कर सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। क्या फिर से आप कार्डिया, फंडस देख पा रहे हैं? बॉडी भी आप देख ही पा रहे होंगे शायद, और पाइलोरस भी आप देख पा रहे होंगे। हिंदी में बेटा हो सकता है अंकित अलग नाम हो, आप एक बार इंटरनेट पे प्लीज देख लीजिएगा डायग्राम। वैसे कुछ नाम सेम ही होंगे, फंडस फंडस ही होना चाहिए, बट फिर भी चाहो तो आप एक बार देख सकते हो। चलिए आगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 3 लेयर्स होती हैं स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर। एक्चुअली हमारी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर वाला कॉन्सेप्ट चलता है हमारे शरीर में। यहाँ पर भी 3 है, आउटर, मिडल, इनर। ऑब्वियसली ये पेपर कोई नहीं पूछ रहा आपसे, बस ये ध्यान रखना 3 होती है, ऐसे लिख लेना 3 लेयर्स इन स्टमक, ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। अंडरलाइन द नेम विच वी हैव टू लर्न, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कार्डिया, फंडस, बॉडी,
एंट्रम कर ही लेना। आप देखो नजरों में आ ही गया तो पढ़ लेते हैं, कोई नुकसान नहीं है। या आप यहाँ पर एंट्रम भी एक लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये डायग्राम भी समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपली एक और सिंपल काम कर सकते हो, ऐसे करके डी बना दो बस। यहाँ पर ईसोफेगस है, ये है ईसोफेगस वॉल्व और ये है पाइलोरिक वॉल्व। ठीक है, पाइलोरिक वॉल्व, ये ईसोफेगस वॉल्व है। यहाँ पर ऐसे लिख लो, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम और पाइलोरस। प्रियांशु, जब तक टॉपिक पूरा नहीं होगा तब तक छुट्टी नहीं होगी। और ये मैं आप सबको बता देता हूँ, आप सब शायद नए नए होंगे, क्लास 12 बजे तक है, तो 11:30 बजे के बाद एक्सपेक्ट मत करिएगा मुझसे छुट्टी करना। अभी डाउट्स हैं तो उस चक्कर में बस मैं वो आपको 1-2 दिन जल्दी छोड़ रहा हूँ। 12 बजे से पहले आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट मत करिएगा, मैं आपको छोड़ूंगा। देखिए 2.5-2.5 3-3 घंटे तो 10वीं 12वीं के बच्चे IIT JEE की तैयारी के समय पढ़ते हैं, तो आपको तो फिर एक नौकरी लेनी है ऐसी जिसमें 10 लाख रुपए साल का आपका पैकेज है, 4600 ग्रेड पे इंस्पेक्टर ASO वगैरह आपको बनना है, ME जाना है, और 2 घंटे आप अगर फोकस नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा, है ना। डोंट एक्सपेक्ट दिस टू बी अ 90-minute सेशन, दिस इज अ 120-minute सेशन, आई हैव केप्ट इट 130। आप नोटिस करिए करिए क्लास 2 घंटे 10 मिनट की होती है ऑन एन एवरेज। आई एक्सपेक्ट कि ये क्लास 2 घंटे कंटेंट और 10 मिनट डाउट की होगी। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में डाउट्स हमेशा ज्यादा होते हैं, तो उस चक्कर में क्लास को बीच में जल्दी छोड़ा जा सकता है। मेरा कुछ नहीं जाता अगर मैं ये सब आपको नहीं दिखाऊं, मैं एक डायग्राम भी दिखाऊंगा तो भी काम बन जाएगा। सबसे ऊपर ईसोफेगस लिखा है, उसके नीचे ईसोफेगस वॉल्व लिखा होगा। कभी कभार इंसान खुद का नुकसान करता है, वो मत करिए। मेरे कहने से रीड करिए इस पूरी बात को अभी के अभी, इसी वक्त। अंकित, क्वेश्चंस वैसे मैं आपको शाम 7 से 8 वाली स्पेशल क्लास में कराता हूँ, तो वहाँ पर आप आ सकते हैं, उसमें आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्वेश्चन मेनली अंकित ऐसे ही बनेंगे कि ये काम कहाँ पे होता है, ये हार्मोन कहाँ पे निकलता है, एंजाइम कहाँ पे निकलता है, इसका डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, इसका डाइजेशन कहाँ खत्म होता है। नहीं श्रेया, दोज आर प्रोटीन्स, ये भी पढ़ाऊंगा बेटा, अभी काफ़ी चीज़ें पढ़ानी है न्यूट्रिशन चैप्टर में। प्रैक्टिस क्लास जो है रोज शाम 7 से 8 होती है, स्पेशल में, प्लस में नहीं। पता नहीं नोटिफिकेशन का, सान्या लिम्फ का भी यहाँ पे कोई एसोसिएशन नहीं है। अगर कहीं लिम्फ लिखा दिख जाए तो अभी के लिए आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। अंकित आप घबराइए नहीं, सही जगह आए हैं आप। डाउट्स बेटा आपके हमें एंड में लिए जाएंगे, अगर आपने क्वेश्चन टाइम में भेजा तो आज, अदरवाइज कल। लिम्फ नहीं पता तो इग्नोर कर दीजिए, सही समय आने पे बता दूंगा। चलें आगे। स्पेशल क्लास ऑलमोस्ट डेली शाम 7 से 8 होती है। छोटा सा होमवर्क आपको दे दूं, बड़े सिंपल सिंपल से शब्द हैं। वॉमिटिंग क्या होती है, डायरिया क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज क्या होती है, इनडाइजेशन क्या होता है, जॉन्डिस क्या होता है। तो क्या मैं इतना उम्मीद आपसे करूं कि आप इसे एक बार रीड करेंगे? सिर्फ रीडिंग देनी है, इन्हें डिटेल में आपको आगे चल के बता दिया जाएगा। शाम को 7 बजे मैं वो यूट्यूब पे लाइव गया हुआ था बाकी एजुकेटर्स के साथ, इस वजह से की हुई थी। आज भी 7 से 8 में मतलब आपके काम पे लगा हुआ था, बट स्पेशल में नहीं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। रुपेश, एक्चुअली स्टमक में अल्कोहल जाता है, बट ऑब्वियसली उसका जब एब्जॉर्प्शन होता है तो पूरी बॉडी में ब्लड के साथ वो सर्कुलेट करता है, और अल्टीमेटली किडनी इज द लास्ट पोर्शन जहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और लीवर इज द पोर्शन जहाँ से वो केमिकल्स निकलते हैं। इस वजह से ये दो चीजें डैमेज होती हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपकी क्लास को कंक्लूड करता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। शायद मनीषा ने कहा था कि पूरी क्लास का रिवीजन करा देना, बट मनीषा ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बिकॉज मैंने नोट्स जब आपको पढ़ाए हैं बनाए हैं उसके बाद मैंने एक बार शॉर्ट में आपको रिवाइज कराया है। ठीक है, आप एक बार खुद उसे रिवाइज करना, बिकॉज दोबारा से सेम चीज़ हो जाएगी तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, आई एक्सपेक्ट सीरियसनेस। ठीक है, मैं सीरियसनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जितनी हंसी मजाक करनी है करे क्लास में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे सिलेक्शन चाहिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप मेरे पास आओगे, मेरा ये हो गया वो हो गया, मेरे को इरिटेशन होगी, मैं साफ बोल रहा हूँ। अगर मैं अपने से भी बात करूँ ना, मैं खुद को कोई एक्सक्यूज नहीं देता। जो काम करना है वो करना है, ये मतलब मेरे साथ है, ये मेरे में कमी कहो मेरी अच्छाई कहो, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता आपके सिलेक्शन से, तो आप भी मत करिए, है ना। मैं चाहता तो मैं कल की क्लास के बाद आज की क्लास हटवा लेता, मैंने आज भी रखी हुई है, कल भी रखी हुई है, मेरा भी सैटरडे संडे है, बट आई नो कि ये इस समय नीड है, बिकॉज आज से 3-4 दिन के बाद हो सकता है क्लासेस कम हो, है ना। तो प्लीज थोड़ा सा फोकस्ड रहिए, भटकिए मत। मुझ पे विश्वास करिए, किसी और पे कीजिए, बट जिस पे करिए उस पे फिर रुक जाइए, टिक जाइए, क्योंकि अब समय नहीं है।
अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 3 महीने गिन के हैं मेरा ख्याल, है ना? जुलाई में आ रहा है आपका पेपर, वही अप्रैल, मई, जून 3 महीने आपके पास, 90-100 दिन आपके पास हैं। अगर आप इसके अंदर भी जो है चिल करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? कल आपकी जो क्लास है शाम 7 से 8 बजे, जहाँ तक है मैं क्लास लूँगा, अभी वो आपको शो नहीं हो रही। मेरा मेबी मैं उसे शेड्यूल जो है करूँगा आज सोने से पहले या फिर कल, एक बार आप चेक कर लेना कल दोपहर में। बाकी रात को 10 से 12 बजे होगी, ठीक है? दूसरे नंबर पे कीप रिवाइजिंग द थिंग्स, थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लीजिए, अच्छा रहेगा, बस इतना सा। जो जाना चाहे जा सकता है, आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। और बहुत सपने देख लिए, अब थोड़ा-सा कर्म भी कर लीजिए। सपने आप अच्छे खासे देख चुके हैं, आप फ़ोकस कर लीजिए, ठीक है? सपने ऑलरेडी सेट हैं, आप पढ़ाई कीजिए और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये आईपीएल वगैरह से बच के रहिए, आपका करियर खा जाएगा। अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, ये आईपीएल जो है ना, ये आपका 1 साल खा जाएगा। प्लीज़ इस बात को समझिए। यही अगर पेपर आपका अगस्त-सितंबर के आस-पास होता तो मैं ना कहता। ये जो टाइमिंग है, वर्स्ट टाइमिंग है आपके लिए। अगर आप आईपीएल देखने बैठ गए, खत्म हो जाएगा खेला, प्लीज़, ठीक है? यूट्यूब से भी बच के रहिए और ऑब्वियसली ये जो यूट्यूब शॉर्ट्स आते हैं, जिसमें आप कुछ भी देख रहे हैं कि एक बच्चा सिलेक्शन ले रहा है, सॉन्ग चल रहे हैं, मोटिवेशनल, रिएक्शन वीडियोज़, अब हो गया, चिल कर लिया, अब पढ़ाई कीजिए बस। कुछ नहीं है, सब फर्जीपना है, आपको और मुझे दोनों को पता है। कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए और नौकरी पे जाइए बस, इतनी सी बात है। चलो, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल।